अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। वालेकुम अस्सलाम भी कहते हैं आगे से ना, सिर्फ आपने सुन लिया अस्सलाम वालेकुम, कहें वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये है मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं वहां से। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से। आज की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि धुंध पड़ गई है और आ गई है। लाहौर के सारे मौसमों के अंदर ये जो 10 से 12 दिन होते हैं, दे आर माई मोस्ट फेवरेट, क्योंकि इसमें धुंध बहुत शदीद पड़ती है, सर्दी बहुत शदीद होती है और इतनी ठंड के अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक कहवा, ग्रीन टी, कश्मीरी चाय, कॉफी, मतलब पीने का अपना मजा है। और लाहौर का वो जो रंग, और खास तौर पे आप इस धुंध में अगर मॉल रोड पे चले जाएं, ओए अभी फिलहाल आप अभी आप मेरे ख्याल से इस धुंध में कहीं ना जाएं, क्योंकि बहुत शदीद होती है। मजबूरी के तहत जाएं। यस, मजबूरी के तहत जाएं। अल्लाह हसन हमेशा रोमांटिक मूड को खराब कर देती है, डरा देती है। मैं विलन हूं इस कहानी का। विलन नहीं है। मैं इस कहानी का विलन इसलिए हूं क्योंकि आज जब मैं सुबह निकली तो मैं अपने घर का जो यूटर्न है 2 दफा भूल गई, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा थी। घर का रास्ता कौन भूलता है? क्योंकि मैंने यूटर्न लेना था और वो मिस हो गया धुंध की वजह से। सो या इसलिए आपने एहतियात करनी है, गैर जरूरी तौर पे नहीं निकलना। और वो तमाम हजरात जो धुंध के अंदर वन में आने की कोशिश करते हैं, खुदा का नाम है ना किया करें, ये बहुत खतरनाक। मतलब लोग गाड़ी की लाइटें भी ऑन नहीं करते, बाइक की, इनफैक्ट बाइकर्स ज्यादा करते हैं। बाइक्स की ना अगली ब्रेक लाइट्स है, ना आगे की लाइट है, कुछ समझ नहीं आता। आप अपने आराम तरीके से जा रहे होते हैं और सामने से वन वे रोड पे कोई आ जाए, इट्स रॉन्ग। और एक और चीज मैंने सोची थी, आपको बता दूं कि अगर फोग लाइट्स गाड़ी की खराब हैं या कुछ भी, जो भी चीजें फॉग से रिलेटेड है ना, जैसे आपकी स्क्रीन वाइपर्स भी समाव लोग ठीक नहीं करवाते, उससे स्क्रीन साफ नहीं होती, हीटर लोगों की गाड़ी का ठीक नहीं होता, ये चीजें ठीक करवा लें, क्योंकि अगले 12, 15, 20 दिन कम से कम पंजाब के अंदर, तो हमें पता है पोठवार रीजन में भी होता है, लेकिन पंजाब में और वस्ती पंजाब में, साउथ पंजाब में बहुत ज्यादा होता है। आपको शदीद धुंध का सामना करना पड़ सकता है और फिर इसमें नुकसान भी हो सकता है। वी डोंट वांट कि आपका नुकसान हो, हम तो ऐसा चाहते नहीं है। इसलिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय दिस धुंध, एंजॉय दिस वेदर एज वेल। इसका भी एक अपना कलर है, अपनी कहानी है, लेकिन उसके साथ साथ एज अब्दुल्ला सेड, एहतियात बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ लाहौर की और पंजाब की तो हमने बात की, तो हम कराची को कैसे भूल सकते हैं। कराची वालों, आपको थोड़ी सी सर्दी मिलेगी, ये मैं नहीं महकमा हमने भिजवाई है थोड़ी सी, ठीक है, हम थोड़ी सी आपको पैक करके भेज रहे हैं। लेकिन कराची में आज से सर्दी की लहर का इम्कान है, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का। ये तो हो गई कराची की मौसम की खबर। अब कराची में एक और खबर भी है, और वो क्या है? कराची में एक और खबर है जो कि बुरी खबर है, और वो खबर क्रिकेट के हवाले से है, जो कि नहीं आनी चाहिए थी लेकिन आई है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, आपको पता है इस वक्त मैच जारी है और मुझे लगता है तकरीबन हम हार चुके हैं, क्योंकि सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं और तो कोई बात नहीं भाई उन्होंने 109 रन बना लिए, जो मतलब कल खेलते खेलते मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान कोई कम बैक करेगा, लेकिन अब वो जमाने गए जब क्या था, अनवर मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, वो क्या था, मुहावरत है ना। खैर इस वक्त जीत के लिए सिर्फ 55 रन रह गए हैं जी, और 167 रन का हमने सिर्फ हदफ दिया था। दूसरी जानिब जो दूसरी इनिंग्स है, इसमें पाकिस्तान की पूरी टीम आपको पता है 216 रन बनाकर आउट हुई थी। इंग्लैंड की जानिब से डेब्यू करने वाले स्पिनर रेहान अहमद, उन्होंने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें ले ली। सो ये उनका कमाल निकला। स्पिनर्स के लिए एक हेवन है ये जो विकेट चल रही है। और उसके साथ साथ कराची वालों, जिन जिन लोगों ने टिकट्स नहीं खरीदे, वो 2-2 शुक्राने के नवाफिल अदा करें, क्योंकि बहुत गंदा खेली है पाकिस्तान की टीम। और हम 3-0 से हमें चिट्टा चूना लगने वाला है। व्हाइट वॉश इसे इंग्लिश में कहते हैं। व्हाइट वॉश नहीं, चिट्टा चूना। मतलब हम यही लगने वाला है, लग चुका है। आज हम यही टर्म इस्तेमाल करेंगे जब चिट्टा चूना लगने वाला है पाकिस्तानी टीम को। लेकिन जनाब अब क्या कर सकते हैं, हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि अब दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा सा दुख संभाल लें, जो किसी शो में आपको शायद ब्रेकिंग करनी पड़ जाए कि मैच खत्म हो गया और हम हारे, खुदा ना खास्ता। एक टेस्ट हारने में हम इतना दुखी होते थे, और हम मतलब 3 टेस्ट हम, और उससे पहले एक टेस्ट भी हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो हमें मिर्जा साहब ने आपको याद कराया था। तो इट्स 4 in row अपने होम ग्राउंड के ऊपर। हम कर क्या रहे हैं, बातें हम बहुत ज्यादा करते हैं। अब लोग कहते हैं भाई आप तनकीद शुरू कर देते हैं, भाई हम एक टेस्ट के बाद तनकीद ना करें, हम 2 के बाद तनकीद ना करें, हम 4-4 टेस्ट इकट्ठे हार जाएं, अपने ग्राउंड पे हार जाएं। तनकीद नहीं करनी है, तनकीद नहीं करनी। आप लोगों का काम है। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि आप सिर्फ टीवी बैठ के बोल सकते हैं, आपको क्या पता लोग कैसे खेलते हैं। भाई हमें हमारा काम आता है, आपको आपका काम आता है। बाबर आजम को इधर बिठा दे, वो नहीं बोल सकते, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। सो यार ये सारी चीजें, क्रिटिसिज्म हम जब अप्रिशिएट करने पे आते हैं तो हम अप्रिशिएट भी बहुत भाई प्रॉब्लम ये है कि आप तनकीद वहीं पे करते हैं जहाँ पे आपको उम्मीद होती है, जहाँ पे आपका कोई ताल्लुक होता है, जहाँ पे आपकी मोहब्बत होती है। हमें मोहब्बत है क्रिकेट से, वी लव आवर क्रिकेट टीम, और हमें पता है ये सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बट व्हेन दे डोंट परफॉर्म, अब एक प्लेयर पे बुरा वक्त हो सकता है, 2 पे बुरा वक्त हो सकता है, पूरी टीम पे कैसे आ गया। और ये एक रिवायत रही है कि भाई एक विकेट गिरी, पीछे लाइन लग गई।
क्यों हमारे प्लेयर्स सर्वाइव नहीं कर सकते, क्यों हमारे प्लेयर्स मैच को एंड तक नहीं लेके जा सकते, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे पास है, अब रिजवान इज नॉट अ जूनियर प्लेयर एनीमोर, बाबर इज नॉट अ जूनियर प्लेयर एनीमोर, अब सीनियर प्लेयर्स है हमारे पास। आई थिंक दे वर सपोज्ड टू प्ले। और फिर हमारे बॉलर्स भी, मुझे लगा था शायद हम कोई सईद अजमल वाली तारीख दोहरा दें और हम 150 के ऊपर पहले हम आउट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं, हर बार नहीं होता, हर बार नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, चलिए अब आपको क्रिकेट में सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कतर ने जो फीफा वर्ल्ड कप है उसकी तारीख बदल दी है और साथ साथ सेलिब्रेशंस ने भी तारीख को बदल दिया। $220 अरब लगाए है कतर ने, $220 अरब। मतलब आपकी इकोनॉमी का पता नहीं कितना बड़ा हिस्सा। अच्छा जी, $220 अभी तुम्हें $1 अरब चाहिए IMF से। तो अब ये 220 है, दुनिया को हैरान कर दिया। इंतजामात में बड़े बड़े मुल्कों को कतर ने पीछे छोड़ दिया है, बेहतरीन मेहमान नवाजी की है और ऐसी मयारी की है जिससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी। अमन का पैगाम सब तक पहुंचाया। कतर ने 8 स्टेडियम बनाए गए, इनमें से एक कंटेनर से आरजी स्टेडियम भी बनाया गया और कतर ने मॉस्को वर्ल्ड कप से 20 गुना ज्यादा रकम जो है वो इस्तेमाल की है, जबकि स्टेडियम्स में जो नस्ब है कूलिंग सिस्टम, उसने शायकीन और खिलाड़ियों को गर्मी का एहसास तक नहीं होने दिया और दर्जा हरारत को बहुत एक अच्छे टेम्परेचर के ऊपर मैनेज किया इस स्टेडियम को। सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर कतर और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है मुस्लिम मुल्क के अंदर, अरब ममालिक के अंदर ऐसी एक्टिविटी को करना और इतने बड़े पैमाने पे करना और बहुत बेहतरीन। मेरे ख्याल में इतना डेयरिंग डिसीजन कतर ने लिया उस वक्त। और फिर हम फीफा को भी ट्रिब्यूट जरूर देते हैं जिन्होंने कतर पे ट्रस्ट किया इसके लिए, अगरचे कि एंटी कतर लॉबी बहुत स्ट्रांग थी। तो हैट्स ऑफ टू कतर, आवर ब्रदर इस्लामिक कंट्री। और हमारे बहुत जबरदस्त टाइज हैं, पाकिस्तान आर्मी वहां पे थी इस इवेंट को सिक्योर करने के लिए। तो पाकिस्तान आर्मी को भी खिराज तहसीन है कि जबरदस्त तरीके से आपने अपना काम किया। दो कि इंडियन हेटर्स वर लाइक उनको आग जल रही थी कि क्यों पाकिस्तानी वहां पे। और फिर फुटबॉल तो हमारे ही थे ना, जो मर्जी कर लें, फुटबॉल तो हमने दिए थे ना। खैर, आगे बढ़ते हुए आपको कुछ सेलिब्रेशंस के मनाजिर भी दिखाते हैं। अर्जेंटीना की सेलिब्रेशन तो एक जगह जारी है, दुनिया भर में जो उनके फैंस हैं उनकी सेलिब्रेशन कम होके नहीं दे रही है अरमला। मतलब लोग इस वक्त इतना हाई टेम्परेचर है सेलिब्रेशंस का। आई मीन वेयर एवर यू सी अर्जेंटीना और मेसी के लोग पोर्ट्रेट्स लगा रहे हैं एंड आई थिंक ही इज द हीरो ऑफ द सेंचुरी, आई बिलीव। यस, सोशल मीडिया इज फुल ऑफ सेलिब्रेशंस। हर किसी की स्टोरी, जो अर्जेंटीना के फैंस थे उनकी स्टोरीज, उनकी बातें, उनकी ट्वीट सब देख रहे हैं और ये सेलिब्रेशंस आप देख सकते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यू नो वी आर ग्लैड कि ये सारे मोमेंट्स जो है अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। So it's something very precious और इसको मेरे ख्याल से जो उनकी सेलिब्रेशंस हैं वो डिजर्व करते हैं जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि अर्जेंटीना के अंदर हर छोटा बच्चा या बड़ा, उसके दिल में कितनी खुशी है। आप ये मनाजिर तो देखिए जरा, ये ड्रोन फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं और ताहद्दे निगाह सर ही सर नजर आते हैं ये सारे। आई थिंक इट्स ऑफ ब्यूनस आयरेस, आई थिंक यहाँ वहाँ की फुटेज है ये जो उनका कैपिटल है और लोग ही लोग हैं। एंड लुक एट दिस, और हर शख्स खुश है। इसमें सबसे खूबसूरत मैसेज जो हमें मिल रहा है कि आप अपनी नेशन को लेकर, अपने नेशनल फ्लैग को लेकर आप किस तरीके से एक हो जाते हैं। हम लोगों को भी ऐसे जरूरत है। दो क्रिकेट हमें यूनाइट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लुक एट दीस सीन्स, आई मीन मुझे लगता है, बल्कि इनफैक्ट फॉर श्योर पिछले 36 साल से ड्रीम किया अर्जेंटीनियंस ने ये मनाजिर देखने के लिए। शायद उनकी जनरेशन भी तब्दील हो गई इसके बीच में, बट हियर इज द सीन और जबरदस्त हो गया जी। जो अर्जेंटीना ने ड्रीम किया वो उनको मिल गया, लेकिन अब जो सियासतदान ड्रीम कर रहे हैं उनको मिलता है कि नहीं मिलता, आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, जल्दी हम आपको बता देते हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल। वैसे तो अगर आप हमारे बुलेटिन्स देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा ही, इमरान खान 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने जा रहे हैं और आज 20 है, यानी कि 2 दिन और हैं। एक दिन के बाद एज पर प्रॉमिस इमरान खान ने असम्बलियां तोड़नी है। पंजाब में सियासी सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तीनों के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दिया है, यानी कि वो हो गया है जिसका एतमाद था। साथ ही खबर सामने आ रही है कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब से अदम एतमाद के हवाले से वोट लेने का भी कह दिया कि एतमाद का वोट लें। गवर्नर ने पंजाब असेंबली का 21 दिसंबर को इजलास शाम 4 बजे तलब किया है। इस वक्त हमारे साथ टेक्निकली ओपिनियन लेने के लिए कंवर दिलशाद साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे जरा हम राय ले लेते हैं। और इसके साथ हमें सीनियर तजिया और सहाफ़ी आदिल शाहजेब साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। आदिल, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा कंवर साहब से उनकी राय टेक्निकली लेना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है इस सारी सूरत हाल का। कंवर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कंवर दिलशाद साहब, आप मेरे साथ हैं? कंवर दिलशाद साहब, आपको आवाज आ रही है? तक आ रही? नहीं, मुझे नहीं आ रही है।
ठीक है। अगर कंवर साहब तक आवाज जा रही है तो मैं अपना क्वेश्चन पुट कर देता हूं। कंवर साहब, आप इस सारी सूरत हाल को तकनीकी नुक्ता निगाह से कैसे देख रहे हैं? ये जो अदम एतमाद पेश हुई है और उसके साथ साथ एतमाद के वोट का कहा गया है, आपके ख्याल में तकनीकी तौर पे उस वक्त जब ऑलरेडी इमरान खान कह बैठे हैं कि 23 दिसंबर तक असम्बलियां तोड़ेंगे, इसकी क्या हैसियत है और क्या कानून इसको अलाउ कर रहा है? कानूनी तौर पर ये कहां स्टैंड करी है? मेरे ख्याल से कंवर दिलशाद साहब को आवाज नहीं आ रही। आदिल शाहजेब चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल आपसे बात कर लेते हैं। आदिल, जिस तरह से अभी हम पंजाब की सियासत की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने 2 दिन बाद की टाइमलाइन दी हुई है असम्बलियां तहलील करने के हवाले से, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ने परवेज इलाही साहब के साथ साथ तरीके अदम एतमाद जो जमा करवाई है, आपको लगता है कि पंजाब का जो सियासी मंजरनामा है वो कुछ तब्दील होता नजर आएगा? और क्या इस अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील कर पाएंगे या जो भी उनकी आगे की प्लानिंग है? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग जब अदम एतमाद आ जाती है तो उसके बाद आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो खान साहब वाली ख्वाहिश तो नहीं पूरे होने वाली कि 2 दिन बाद वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। वैसे भी देखिए, उन्हें ये फैसला उन्होंने क्यों किया था? उन्हें फेस सेविंग चाहिए थी। आपको याद होगा ये ऐलान उन्होंने लॉन्ग मार्च वाले दिन किया था, और लॉन्ग मार्च वाले दिन भी ये ऐलान करके उन्होंने अपने दोनों सीएम्स को बिल्कुल हैरान और परेशान कर दिया था। उनसे भी मशवरा नहीं किया था, बस उनके कान में बताई गई कि जी फेस सेविंग। उन्होंने पूछा किसी से, फवाद चौधरी थे, शाह महमूद थे उनके साथ गाड़ी में, कि जी क्या किया है? उन्होंने कहा जी आप ऐलान कर दें असेंबलियां तोड़ने का। अब मसला ये है कि लॉन्ग मार्च आप किस लिए कर रहे थे? आपने ये कहा था कि मैं पहुंचा नहीं होऊंगा लॉन्ग मार्च वाले दिन, कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बोरिया बिस्तरा गोल कर चुकी होगी। अब वो जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो बजाय फेडरल गवर्नमेंट को घर भिजवाने के, उन्होंने अपनी दोनों गवर्नमेंट को घर भिजवाने का ऐलान कर दिया। अब उससे हुआ कि देखिए, इस वक्त आपके 6-7 महीने रह गए हैं इलेक्शंस में, और खान साहब की जो पार्लिमानी पार्टी है, चाहे वो केपी में हो या पंजाब में हो, वो मेजॉरिटी यानी 90%, और मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं 90% लोग पार्लिमानी पार्टी के वो नहीं चाहते कि ये दोनों असेंबलियां तहलील हो। उसकी बड़ी वजह ये है कि सबके तरक्याती काम हो रहे हैं, और ये आखिरी जो 6-7 महीने होते हैं, यही वो टाइम है जिसमें एमपीएस ने अपने हलकों में जाके तरक्याती काम करवा के और अपना वोट बैंक में इजाफा करना होता है। तो आप एक ऐसे वक्त में ये असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं जब उनके पास जितने भी तरक्याती फंड्स हैं वो लैप्स हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो इससे उनका मकसद क्या है, वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं। उनका वलीन मकसद यह है कि मुझे कबल अज़ वक्त इंतखाबात मिल लें। अब मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि ये दोनों असेंबलियां अगर तहलील हो भी गई तो इनमें इंतखाबात नहीं हो सकते, ना कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। तो जो खान साहब को एक फेस सेविंग चाहिए थी एक वक्त में, अब अगर वो ये काम ना करते तो उनका वर्कर भी उन्हें ये कहता कि देखिए आपने अमेरिकी साजिश का कहा, वो आप प्रूव नहीं कर सके, उस पर आपने टूटल ले लिया। आपने अपना आर्मी चीफ लगाना था, पूरा लॉन्ग मार्च उसके लिए किया, वो आप नहीं करवा सके। फिर आपने कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने से इसमें वो भी आप नहीं कर। एक नुक्ता ये भी तो है ना आदिल के, ठीक है आपकी बात हमें समझ में आती है और हम ये बात पहले भी कर रहे हैं कि जी खान साहब ने फेस सेविंग के लिए इतना बड़ा फैसला किया। अपने परवेज इलाही साहब, उनके अपने चीफ मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि ये 99% असेंबली के लोग इससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन खान साहब के पास और था क्या फिर अपने उन लोगों को देने के लिए जिनको पिछले 1 महीने से उन्होंने मोबिलाइज रखा पूरी सूरत हाल में, और उन्होंने कहा कि जी हम जब तारीख आएगी तो हम आपको बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। आई थिंक ही इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस, आई बिलीव। आपको क्या लगता है? देखिए, ये नो ऑप्शंस क्यों उनके पास इस वक्त नहीं है? उनकी अपनी सियासत की वजह से ना। देखिए, पिछले 6-7 महीने में इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। जब से वो हुकूमत से बाहर आए हैं, उन्होंने अपने वोटर को, वर्कर को मोबिलाइज भी किया, लेकिन उनकी जो सियासी चालों की टाइमिंग थी उसकी वजह से वो ऐसा कुछ नहीं हासिल कर पाए जो कि उन्हें चाहिए था। उनके शॉर्ट टर्म गोल्स जो थे वो नहीं हासिल कर पाए, लॉन्ग टर्म गोल्स जो थे वो भी नहीं हासिल कर पाए। तो खान साहब ने अपना जो एक कोर सपोर्टर है उनको भी और अपनी पार्टी को भी वो एक बंद गली में इस वक्त ले आए हैं। क्योंकि देखें, आपने सबसे बड़ी जो मिस्टेक की वो ये की कि जैसी अदम एतमाद आती है तो अगर आपका स्टांस उसूली होता तो आप पंजाब में हुकूमत ना बनाते, आप केपी की
हुकूमत भी डिसॉल्व करते, पंजाब की भी करते। आपने पंजाब में 10 सीटों वाला सीएम उठा के बना दिया परवेज इलाही साहब को, जो कि डिजास्टर्स डिसीजन था। आपकी पार्टी अभी तक नाराज है अब, क्योंकि हुकूमत तो पंजाब में परवेज इलाही चला रहे हैं, पीटीआई तो नहीं चला रही। तो मकसद क्या था आपका हुकूमत बनाने का? अच्छा, अब उसी परवेज इलाही की आप मिन्नतें कर रहे हैं कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें, तो मतलब आपने उन्हें 25-30 सीटों का भी वादा कर दिया कि आइंदा इंतखाबात में भी काफ लीग 25-30 पार्टियां लेकर ऐसी पोजीशन में बार्गेनिंग में आ जाएगी कि शायद दोबारा परवेज इलाही सीएम बन जाएंगे। तो ये किस किस्म की सियासत खान साहब कर रहे हैं? मतलब आदिल, अभी आपने मेंशन किया कि जिस तरह से इन्होंने अपनी जो चाल है वो सही टाइम पे अपना कार्ड प्ले नहीं किया खान साहब की, उनकी टाइमिंग नहीं ठीक थी। दूसरी जानिब जब एतमाद की बात की कि अपने दीगर लोगों को भी एतमाद में नहीं लिया खान साहब ने, तो इसमें परवेज इलाही साहब भी शामिल हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ने परवेज इलाही को साथ बिठा के जनरल बाजवा के खिलाफ कुछ बातें की, जिसके बाद में एक इंटरव्यू में परवेज इलाही साहब ने कहा कि जी बाजवा साहब के खिलाफ अब कोई बात नहीं सुनूंगा, मुझे बहुत बुरा लगा। सो आपको लगता है कि इट्स वन ऑफ द रीजंस के इमरान खान साहब जितना खुल के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, नाम ले लेके लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह भी है कि इन दोनों के दरमियान ये जो तहादी है ये खलीज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये भी एक बड़ी वजह है, लेकिन थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा पर क्यों तनकीद कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2016 से ऑनवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को खुलकर सपोर्ट किया। फिर 2018 के इंतखाबात में जिस तरह आरटीएस फेल हुआ, 18 के इंतखाबात से पहले जिस तरह लोग जहांगीर तरीन साहब के जहाज में खचाखच भर के लाए गए तरीके इंसाफ में, वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में तो नहीं आ रहे थे ना, तो एस्टेब्लिशमेंट को मदद हासिल थी। फिर जो 3.5 साल हुकूमत चली, आप यकीन करें 1 महीना भी नहीं चला पा सकते थे इमरान खान साहब अगर एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दखल अंदाजी नहीं करनी, चाहे वो इमरान खान साहब के लिए हो, सबके लिए हो। बड़ी वजह उसकी ये है क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, सबसे बुरा उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। अब इमरान खान साहब से कोई ये पूछे, जिन सहाफियों को, मनपसंद सहाफियों को वो बिठा के इंटरव्यू देते हैं, किसी एक में इतनी जुर्रत है कि वो उनसे पूछे कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ 2018 में जो दुश्मनी की, आप उसकी बात कर रहे हैं जब आपको वो लेके आए, मतलब 30 पार्टियों वाली सीटों को 100 पार्टियों की सीट बना के और सरों पे बिठा दिया। फिर हमने देखा कि 3.5 सालों में आपने 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदलाए, जो कारकर्दगी गई, जो स्कैंडल। उन साफियों के भी तो सोशल मीडिया पे पैंतरे बदलते हम ही देख रहे हैं ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं और अवाम इसको देख रही है। मेरा सवाल यहाँ पे नून लीग के हवाले से आपसे, सॉरी कता कलामी की माजरत, ये जो अब अदम एतमाद आ गई है, एक तो ये कि नून लीग की स्ट्रेटजी क्या है अदम एतमाद के बाद? अब एक तो नंबर्स की बात है, अपोजिशन एक बार फिर इस बात को क्लेम कर रही है कि नंबर्स हमारे पूरे हैं, और दूसरी जानिब इन्होंने ये अदम एतमाद का वोट का लेने के लिए कहा है। परवेज इलाही साहब दिन कहां स्टैंड करेंगे? क्योंकि अगर वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ बयानबाजी ना करते 1-2 दिन पहले, तो हमें शायद लग रहा था कि कहीं उनकी कोई गोटियां मिल गई हैं नून लीग के साथ, लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं है। तो वेयर डज सीएम पंजाब स्टैंड इस सारी सूरत हाल के बाद अगर अदम एतमाद हो जाती है? तो देखिए, इसमें अब देखना ये पड़ेगा अदम एतमाद कैसे होती है। तो काफ लीग के जो 10 वोट हैं उसमें से 6 वो शुजात साहब के पास चले जाएंगे, तो फिर तो मुमकिन यही है कि सीएम जो है वो मुस्लिम लीग नून से आ जाए। मलिक अहमद खान के भी चांसेस हैं, 2-3 और लोगों के भी नाम, उवैस लगारी का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं है। यही चौधरी साहिबान जो थे उनकी काफी सियासी दुश्मनी रही पिछले 8-10 साल। आपको याद होगा जब परवेज मुशर्रफ साहब ने टेक आदिल, आप कता कलामी की बात, एक आपकी इजाजत जरा कमर साहब ज्वाइन करें, उनसे जरा मैं चाहता हूं कि हम एक राय ले लें जरा कानूनी तौर पे कि कानूनी निगाह से वो कैसे दिखने का। साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, पहले शायद आवाज अब तक नहीं गई। सवाल बिल्कुल सीधा सा है, कल एतमाद का वोट लेने का कहा है गवर्नर ने, असेंबली जानिब हम कह रहे हैं कि जी असेंबलियां नहीं टूट सकती जब अदम एतमाद आ जाए, तो इसमें तकनीकी नुक्ता क्या है और अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है इस सूरत हाल के अंदर पंजाब में? जाहिर है कि गवर्नर पंजाब ने आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 के तहत उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब से कहा है कि आप एतमाद का वोट है, क्योंकि गवर्नर साहब के नुक्ता नजर के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो एतमाद हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर सूबाई असम्बली में तकसीम हो गई है, मुरक्सम हो गए हैं। उन्होंने कोशिश की है परवेज इलाही साहब के खिलाफ
तो वो कल उनका जो होगा, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि परवेज इलाही साहब को 186 मेंबर सूबाई असेंबली पूरे करने पड़ेंगे। ये परवेज इलाही साहब की जिम्मेदारी है। तो अब अगर परवेज इलाही साहब जो है 186 मेंबर पूरे नहीं कर सकेंगे तो फिर वो अपने वज़ारत आला से महरूम हो जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुमकिन है कि चौधरी शुजात साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो 10 मेंबरान सूबाई असेंबली में 2 तो छोड़ दें बाप बेटे को, तो बाकी जो 8 मेंबर हैं उसमें हमारी इतला के मुताबिक 5 या 6 मेंबरान सूबाई असेंबली जो है उस चौधरी परवेज इलाही साहब के अदम एतमाद के वोट के दौरान गायब हो जाएंगे, अब्सटेन। अच्छा, मेरा सवाल आगे से यही है कि ये जो अब्सटेन करेंगे मेंबर्स, ये किस तरफ फिर काउंट होंगे? फिर क्या ये काउंट अपोजिशन की तरफ जाएगा अगर 186 नहीं मौजूद होंगे? नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा, नहीं होंगे, वो गायब हो जाएंगे। तो उन पर आर्टिकल 63(1)(c) लागू नहीं होता। अच्छा, जो गायब हो गए, बीमारी हो गई, कोरोना हो गया, डोंगी कई बहाने होते हैं मेंबरान सूबाई असेंबली के लिए, तो वो उसमें नहीं आएंगे, तो उस पर कोई किसी किस्म की नाअहलियत की जो है शिक वो लागू नहीं होती। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि इसमें सबसे रोल जो है चौधरी शुजात साहब का है। 6-7 गायब हो जाते हैं, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है, 15 सूबाई असेंबली के जो मेंबर हैं वो भी इसमें अब्सटेन करेंगे, वो भी नहीं आएंगे। अच्छा, ठीक है कि उसमें जो जहांगीर तरीन के 40 मेंबरान सूबाई असेंबली। तो इसका मतलब आसान लफ्जों में कंवर साहब बता दीजिए, अगर 186 मेंबरान हॉल में, असेंबली हॉल में हुकूमत के बेंचेस पे पूरे नहीं नजर आएंगे तो परवेज इलाही साहब वजीर आला नहीं रहेंगे, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। पूरे का लाजमी है, उसमें चौधरी शुजात का ग्रुप ही नहीं आएगा, और इसी तरह से जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है 15 सूबाई असेंबली के। ठीक है कंवर साहब, थैंक यू सर। कंवर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टेक्निकली हमें हमारी रहनुमाई फरमाई। आखिर में आदिल, आपने सुन लिया टेक्निकल नुकता तो ये, अब ये कितना आसान है? क्या नून लीग और यहाँ पे मौजूद जो मुफाहमत के किंग हैं जनाब जरदारी, लाहौर में काफी अरसे से और उनकी गाड़ी मुख्तलिफ जगहों पर घूम रही है, कर पाएंगे? ये सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो बुनियादी नुक्ता ज़हन में रखने का वो यही है कि क्या परवेज इलाही साहब खुद चाहते हैं कि असेंबली तहलील हो? इसका जवाब नहीं। वो अंडर प्रेशर है, उनकी यहाँ पर पिंडी में भी मुलाकातें हुई हैं। इस वक्त मुल्क का कोई स्टेक होल्डर नहीं चाहता कि पंजाब या केपी असेंबली तहलील हो और वहां पर हमें 90 डेज में इंतखाबात कराने पड़े। और ये मैं कल के अपने कॉलम में लिख चुका हूं, जो आप आज सुबह इंडिपेंडेंट उर्दू में छप भी चुका है। तो बुनियादी नुकता तो यही है। बाकी जो नीचे खेल हो रहे हैं, कोई अदम एतमाद लेके आएगा, किसी के खिलाफ मंजूर होगी, किसी के खिलाफ नहीं मंजूर होगी, लेकिन मैं दोनों असेंबलियों में से कोई भी तहलील होते इस वक्त नहीं देख रहा। और 186 अगर परवेज इलाही साहब ने पूरे करने हैं तो उसमें से तो अगर एक एमपीए भी ना आया तो 185 रह जाते हैं, तो उन्हें तो 186 मेंबरान शो करने हैं। तो ये मामला, और ये शायद परवेज इलाही साहब खुद भी ये चाहते हैं कि एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ बाकी प्रेशर्स है, तो मैं किस तरफ जाऊं? तो उनके लिए भी एक फेस सेविंग है। अगर उनकी वजारत आला खत्म हो जाती है, वो तहलील ही नहीं कर पाएंगे। तो वही हुआ, एक सियासी ये वही सिचुएशन है जिस तरह से आदिल आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। आदिल शाहजेब के मुताबिक वो कोई भी असेंबली तहलील होती हुई नहीं देख रहे, और साथ साथ चौधरी परवेज इलाही के लिए भी एक फेस सेविंग के लिए ऑप्शन यही है कि उनको 186 मेंबर पूरे करने हैं और वो बहुत जरूरी हैं। अगर एक भी मेंबर कम हुआ तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। इसी वाले से हम बात कर रहे थे। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार आदिल शाहजेब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और मौजूद हैं। मुख्तलिफ अहम मौजू तो आपके सामने हम लाते रहते हैं। इस वक्त हम कुछ फिल्म की बात करने जा रहे हैं। वैसे तो उमूमी तौर पे हमने ये सुना है, बल्कि देखा भी है कि जब भी बैरून मुल्क लोग पढ़ने जाते हैं, दूसरे ममालिक के असातिज़ा से तालीम हासिल करते हैं, ऐसे कुछ पाकिस्तानी भी हैं जो सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से और डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, नॉट दैन द कन्वेंशनल जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं उससे हट के भी। हम बात फिल्म वक्त जिस शख्सियत की कर रहे हैं वो डॉक्टर कामरान कुरैशी साहब हैं। पाकिस्तान में बतौर डायरेक्टर कई मशहूर ज़माना ड्रामास को डायरेक्ट कर चुके हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए। मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोड्यूस कर चुके हैं, उनकी हिदायतकारी कर चुके हैं। लक्स स्टाइल अवार्ड एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है पाकिस्तान में, उसके लिए कई दफ़ा नामजद हो चुके हैं अपने काम की वजह से। और रिसेंटली उनकी एक इंग्लिश फीचर फिल्म है ओनली लव मैटर्स, ये इन्होंने बनाई है जो कि एक बड़े दिलचस्प मौजू पे है और दुनिया भर में कई अवार्ड्स ये फिल्म अपने नाम कर चुकी है। इसी हवाले से हमने बात भी बिल्कुल। और इस
फिल्म को डायरेक्ट डॉक्टर कामरान कुरैशी ने किया और उनकी अहलिया आरम कुरैशी ने इस फिल्म की प्रोडक्शन की है। सो प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर इरम भी, दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे और बहुत शुक्रिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का It's और an honor. आपके ऑडियंस से मिलने का। इट्स एन ऑनर। अच्छा, सबसे पहले तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान छोड़ने से पहले, क्योंकि हम आगाज़ यहाँ से करेंगे, आप कई ड्रामास की जो कह लें डायरेक्शन कर चुके हैं, उसके साथ साथ आपने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के हवाले से भी हमें बताया। जरा थोड़ा सा हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं, लोग उनसे उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, उनके काम से होते हैं। बिल्कुल। जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मशहूर शो था मेरा 22 इयर्स बैक, एरियल माँ, जो सानिया सईद होस्ट करती थी, 2-3 साल चला वो। उसके बाद हमने उसके ऊपर सीरीज़ बनाई उसकी ओरिजिनल स्टोरीज लेके, जिसका नाम माँ और ममता था। और उसमें तलत हुसैन, बुशरा अंसारी, अतीका ओडो, बहुत सारे बड़े नाम हमारी फील्ड के उस सीरीज़ में मौजूद थे। और इंडस ड्रामा अवार्ड में उसे 6 अवार्ड्स मिले थे और हुमायूं सईद को उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एक वन ऑफ द फिल्म करने पे। और जो सोहेल असगर है, उनको बेस्ट स्पेशल एक्टर का अवार्ड मिला था हिजरा का रोल करने पे, इंटरसेक्स मदर का रोल करने के ऊपर। अगले साल फिर हमने यानी 2004 में एक सोचा सीरियल बनाए। हुमायूं ने मुझे ऑफर किया कि यार एक सीरियल बनाना है, तुमने डायरेक्ट करना है। और मुझे सीमा गज़ल से मिलाया गया और सीमा ने मेरी वो फिल्म देखी भी थी, मुराद, जिसको इंडस टेलीफिल्म अवार्ड मिला था। तो सीमा ने कहा कि मेरे पास भी एक मैंने डाइजेस्ट में स्टोरी लिखी थी इसी तरह की, सुनाऊं? मैंने कहा व्हाई नॉट। और कहानी सुनी, मैंने कहा एक्सीलेंट, लेट्स डू इट। और फिर उसके ऊपर हमने सीरियल बनाया मूरत के नाम से। लक्स स्टाइल में अवार्ड में काफ़ी नॉमिनेशंस थी उसकी। और आबिद अली उसमें इंटरसेक्स मदर का कैरेक्टर किया था। और ओनली लव मैटर्स में भी हम इंटरसेक्स मदर ही ला रहे हैं। मैं यही पूछने लगा था कि ओनली लव मैटर्स तो ज़ाहिर लगता है कि कोई रोमांटिक स्टोरी है, एक टिपिकल हीरो हीरोइन इस तरह से, बट आपने बताया कि इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट जिस पे यूजुअली काम नहीं होता। क्या है ये ओनली लव मैटर्स एंड इतने अवार्ड्स कैसे मिल गए इस फिल्म को? ओनली लव मैटर्स मैं समझता हूँ कि माँ और बेटी की कहानी है। एक ऐसी माँ जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और वो अडॉप्ट करती है वो बच्चा। और वो जो अडॉप्ट करती है बच्चा, वो उसका नाम स्टेफनी है, वो अंग्रेज़ बच्ची है और वो 18 साल तक वो उसको पालती है। लेकिन वो बच्ची जो है समहाउ उसको पसंद नहीं करती माँ को, क्योंकि वो इंटरसेक्स मदर है और वो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन बार सोसाइटीज़ में होती है। और हम समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में ही इंटरसेक्स जो बच्चे होते हैं उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, बल्कि यूके और यूएस में भी इसी तरह। इंटरसेक्स टर्म हमारे लिए शायद नई है, ट्रांसजेंडर तो हम सुनते हैं। हाँ, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में कंप्लीटली 2 डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जरा आप बताएंगे। आप प्लीज एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, डॉक्टर इरम। जी, ट्रांसजेंडर जो है बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वो लोग हैं जो पैदा तो एक सेक्स के में होते हैं, मेल या फीमेल में, और लेटर ऑन या वो ये समझते हैं कि वो ठीक बॉडी में नहीं है या उन्हें दूसरी सेक्स में होना चाहिए, तो वो अपने आप को अंडर द अदर सेक्स ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं लेटर ऑन। बट इंटरसेक्स आर दोज चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू यूएन डेफिनेशन, इंटरसेक्स आर द चिल्ड्रन व्हिच आर बोर्न विद सेक्स वेरिएशंस एंड दे व्हिच typically do not fit in the definitions of male or female. अच्छा, तो ये वो बायोलॉजिकल फिनोमेना है, जबकि ट्रांसजेंडर जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि यूके जहाँ हम रहते हैं, लंदन में मैं रहता हूँ, और यूएस में वहाँ पे भी इसी तरह मिक्स करते हैं इस ट्रांसजेंडर के साथ इस टॉपिक को। So you can say कि जो ट्रांसजेंडर है it's somehow by choice, but intersex is biological, it's by birth, अल्लाह की तरफ से। अच्छा, अब इसमें ये जो स्टोरी है, इसमें क्या ऐसा इंस्पायरिंग है? आई मीन आपने एक डिफरेंट जेंडर का मसला उठाया कि इनको फोकस किया जाना चाहिए। ऐसा क्या है जो दुनिया को इंस्पायर कर रहा है? You got almost 30 awards. अच्छा, मैं आपको बताऊं, कई लोग इसको सेक्स में डालते हैं या जेंडर में डालते हैं। जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं लाइक मी, रिसर्चर्स, हम ये समझते हैं कि जो इंटरसेक्स लोग हैं वो अपने आप को मेल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फीमेल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंटरसेक्स मेल भी कर सकते हैं, इंटरसेक्स फीमेल भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं भी कर सकते। ये उनकी अपनी
चॉइस है जैसे वो करना चाहें। लेकिन जो बेसिकली ये जो कहानी है वो दोनों ओनली लव मैटर्स बेसिक दोनों माँ और बेटी का रोमांस दो डिफरेंट ट्रैक हैं। माँ जो है वो 1970s का पीरियड दिखाया हमने डेजर्ट का, जो थर में शूट किया है पाकिस्तान का छोटा सा पोर्शन। अदनान जिलानी जो है वो उस बच्ची का के बाप बने। अच्छा, ओके। और कमल नजर है, उन्होंने माँ का कैरेक्टर किया है। और सकीना सम्मो जो है उसकी बड़ी बहन का छोटा सा पोर्शन उन्होंने हमें काइंडली हमें वॉइस रिकॉर्ड करवाई है उसकी, क्योंकि वो बाद में बड़े हो जाते हैं वो बच्चे। और बेसिकली जो बच्ची है वो जो वहाँ पैदा हुई थी डेजर्ट में, वो वहाँ से ट्रैवल करके यूके में भेज दिया जाता है, जो आजकल मॉडर्न स्लेवरी है। ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर इरम आपसे हम जानेंगे, जिस तरह से भी डॉक्टर कामरान भी बता रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ ऐसा इसका पाकिस्तान में शूट किया, कुछ यूके में शूट किया है। सो जो कास्ट है ऑब्वियसली जितना आप लोगों ने इसको टॉपिक को डिफरेंट रखने की कोशिश की उस मुताबिक आपने कास्ट भी देखी होगी। सो क्या आइडिया था कास्ट को इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए? इसमें बेसिकली थॉट पीछे ये थी कि हम वो लोग जो खुद भी इस फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें और अच्छे एक्टर्स भी हों, प्लस इसको अंडरस्टैंड इस तरह से करें कि उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें, डिलीवर कर पाएं वो बिल्कुल मैसेज। ऐसा ही है। और जो हमने उसमें एक इंटरसेक्स कैरेक्टर लिया भी है, उनकी मतलब उनका जो अटायर और वो सारा कुछ है वो उस तरह से दिखाने की कोशिश भी की है हमने कि पता चल सके कि कभी एक कितना दौरानिया इस फिल्म का। और क्या पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है ऐसा मैसेज लेकर आना, लिटरली वी कैन नॉट इवन डिस्कस चीज़ें, आपको लगता है कि दिखाई जा सकती है पब्लिकली ये फिल्म, एंड वुड इट इम्पैक्ट पीपल्स थिंकिंग अगर हम ये लेकर आते हैं? मैं आपको बताऊं, इस फिल्म ये बिल्कुल एक नॉर्मल फिल्म के तौर पे हमने शूट की है, एक नॉर्मल कमर्शियल फिल्म जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म हो। माँ बेटी की कहानी है, कोई सेक्स न्यूडिटी कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और कोशिश इसलिए की है कि बिल्कुल सिंपल सादी फिल्म। So the love in title you're talking about is between mother and child. मदर एंड चाइल्ड। और बाद में आखिर में वो बच्ची फिर रियलाइज करती है कि माँ ने बड़ी स्ट्रगल की है, और माँ को हमने खुद किया बाहर जाके पढ़ा है, वो हमने उस माँ को भी दिखाया कि वो फिर वहाँ गई है, उसने ना सिर्फ बच्चा पाला स्ट्रगल की बल्कि उसने पढ़ाई की और फिर वो PhD स्कॉलर बनी। आई होप कि अपनी नजर का फ्रेम नहीं पहनाएंगे लोग इसको, एंड दे वुड वॉच एंड देन दे ट्राई टू गेट व्हाट दे exactly try to show। अब जरा आप दोनों के वर्किंग रिलेशनशिप पे आते हैं। ऑब्वियसली बेगम प्रोड्यूसर हो, शॉट डायरेक्ट कर रहा हो, आप मूवी को प्रोड्यूसर एंड बेगम दोनों सारी चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं। तो आप लोगों की जो वर्किंग केमिस्ट्री है वो कैसी रही इस सारे शूट के दौरान? मैं तो खैर वैसे ही डायरेक्टर हूँ जैसे यहाँ पाकिस्तान को काफी लोगों को पता है। ये वर्किंग रिलेशनशिप पिछले 20-22 साल से है ऑलमोस्ट, हम इकट्ठे काम करते हैं। जबरदस्त। तो कभी किसी बात पे कोई आर्गुमेंट, ये बिलीव करें डॉक्टर हम ये years आपको याद है, डॉक्टर आपको याद नहीं होंगे कि कितने साल 4 दफा ना हो तो कोई फायदा नहीं। आर्गुमेंट होता है बिल्कुल, इवन मूवीज देखते हुए होता है कि वो अच्छा, एक बड़ा की क्वेश्चन इसमें, आप दोनों बहुत मसरूफ शख्सियात हैं, बाहर तो एक आम आदमी जाता है इतना मसरूफ होता है, अगर आप एजुकेशन की फील्ड से हो तो आप ज्यादा खुद पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं, आई मीन इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। कैसे टाइम, कैसे एक फिल्म को तो बहुत ज्यादा टाइम स्पैन चाहिए होता है फुल फ्लेज, और बीइंग डायरेक्टर बीइंग प्रोड्यूसर, तो कैसे मैनेज हुआ ये स्केड्यूल्स वगैरह? मेरा ख्याल है कि मैं काफी ब्लेस हूँ इस मामले में कि मेरे और दूसरे भाई भी डायरेक्टर्स हैं, अभी शायद आपको अंदाजा ना हो। अच्छा। मेरे ब्रदर इन लॉज जो हैं वो DOP भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, और जब आपको नाम पता चलेंगे तो आपको ओह अच्छा वो तो वो वाला काम होगा। लेकिन बहरहाल फिल्म बनाना तो पैशन था, और कभी बचपन में ख्वाब था कि जाके बाहर पढ़ेंगे। आज गोरों को फिल्म प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, जबरदस्त। तो ये भी इट्स एन ऑनर फॉर मी इटसेल्फ। अब आपको पाकिस्तान में दोबारा से कोई प्लान है कि आप दोबारा से डायरेक्शन स्टार्ट करें, या आपने भी इसी को इस तरह से ही कंटिन्यू करना? मेरा ख्याल है कि मैं ये डिसाइड करके गया था पाकिस्तान से 2009 में बहुत सारे लोगों से मिलके कि मैं हॉलीवुड की फिल्में बनाना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ। इंग्लिश फीचर फिल्म भी बनाई, PhDs भी किए, प्रोडक्शन हाउस भी वहाँ स्टैब्लिश किए, और मेरा ख्याल है लेट्स मूव ऑन टू मोर अपर लेयर। और दूसरा, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, और लेट देम डू देयर गुड जॉब व्हाट दे आर डूइंग ऑलरेडी, एंड व्हेनेवर पाकिस्तान नीड मी। इनफैक्ट मैं बल्कि ये आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने भी पाकिस्तान में PhDs करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में या हॉलीवुड में या ब्रिटिश सिनेमा में, तो हम दोनों बैठे हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट
मीटिंग्स लाइन अप करें आप हमारे साथ ऑनलाइन टीम्स पे और जूम पे, और हम आपको हेल्प करेंगे आपके सोशल मीडिया पे आप लोग मौजूद हैं, आप कुछ स्पेशली फॉर वुमेन आई वुड से कि जो भी लड़कियां खवातीन किसी किस्म की उनको हेल्प चाहिए हो अपने एजुकेशन से रिलेटेड। Lovely, और डू यू लाइक द सब्जेक्ट्स व्हिच आर बीइंग फोकस्ड इन ड्रामास आजकल? सिवाय शादी और तलाक के कुछ नहीं होता हर ड्रामा के अंदर। डू यू रियली, मेरा ख्याल है सीनियर डायरेक्टर हैं, मेरा ख्याल है कि वो भी शायद हिस्सा है, और जो रिसर्चर्स होंगे वो ये देखते होंगे कि यार किस तरह के ड्रामास किन टॉपिक से बनाने चाहिए ताकि उनको ऑडियंस उस तरह की रेटिंग्स मिले। आजकल तो सारा बहुत डिजिटल हो गया है सारा मामला, लेकिन बहरहाल वो सब्जेक्ट्स जो बहुत कम बनते हैं उनके ऊपर भी काम होना चाहिए। और जैसा इरम ने कहा, इरम का रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो वुमेन डायरेक्टर्स में है। वेंडी टॉय के ऊपर इन्होंने काम किया जिसके ऊपर खुद ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर काम नहीं किया था, और इस वक्त इरम बुक लिख रही है। ब्रिलियंट। आप दोनों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, डॉक्टर इरम कुरैशी, डॉक्टर कामरान। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड इन फैक्ट आई बिलीव इंशाल्लाह इट्स नॉट आवर फर्स्ट मीटिंग। आप नए चीजें करते रहें, हमें मौका मिलता रहे कि हम आपको लोगों तक पहुंचाते रहें और आपकी तारीफ करते रहें। बहुत जबरदस्त ये दो पाकिस्तानी, डॉक्टर कामरान एंड डॉक्टर इरम, आप इनसे मिले, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर, मुख्तलिफ खतूत के ऊपर ये दोनों शख्सियात सोच रही हैं। जब आप एक जगह पे पहुंचते हैं, एक स्किल आपको मिलती है, देन आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, दिस इज व्हाट मैटर्स। कमर्शियल फिल्म की तरफ नहीं गए, एक ऐसी फिल्म की तरफ गए जिसका सोशल एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के सामने लाना। सो वंस अगेन थैंकिंग बोथ ऑफ यू। ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया है, वो है एक समोसा, जो खाना सेहत के लिए एटम बम से कम नहीं है। पिज्जा ड्रोन अटैक है। बिरयानी के हवाले से अगर आपको बात करें तो न्यूक्लियर मिसाइल और इस तरह की दीगर चीज़ें जो रोज़मर्रा रूटीन में अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं वो हमारी सेहत के लिए मुज़र है। मगर सवाल ये है कि खाने की सूरत में मुज़र सेहत क्या बाज़ार का खाना जो है या फिर घर में बना हुआ खाना भी फ़ायदेमंद नहीं है। और इस सारे अमल में एक चीज़ जो सबसे आम है वो उन खानों से हासिल होने वाली कैलोरीज है। ये होती क्या है और रोज़मर्रा रूटीन में एक मर्द और औरत को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है और उनका जिस्म किस तरह से काम करता है, इसी पे बात करेंगे। और सोशल मीडिया की जो हमने बात की है वो भी साथ करेंगे। सोशल मीडिया की जीनत आजकल ये वो शख्सियत है जिनको सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, हमारे दोस्त हैं बहुत जबरदस्त, लेकिन आजकल तो इन्हीं पे लिखा जा रहा है क्योंकि इन्होंने अटैक किया है लोगों के जज्बात के ऊपर। समोसा, बिरयानी, पिज्जा, हाउ डेयर लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिवली स्पीकिंग लोग इसको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अफान कैसर मौजूद हैं, प्रोफेशनली माहिर अमराज मेदा और जिगर हैं और हमारे शो के अंदर भी आ चुके हैं। यू रिमेंबर हमने लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से डॉक्टर साहब से एक तफसीली सेशन किया था, लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब ने जो बीड़ा उठाया वो ये कि फास्ट फूड, जंक फूड से लोगों को दूर कर देना है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर अफान, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया इमरान एंड नर्मला। ये आपको इतनी ज्यादा जो जज्बात से आपने खेला है, राइट वर्ड, कैसा लग रहा है आपको? बड़ी रेजिस्टेंस आ रही होगी, लोग तो आपको जानबूझ के बिरयानी की तस्वीरें व्हाट्सएप करते होंगे। बहुत ज्यादा इस कदर ज्यादा हो रहा है कि मुझे डर है कि मेरे घर ना लेके पहुंच जाए बिरयानी और समोसा। अच्छा, ये जो कैलोरी फैक्टर आपने बताया, थोड़ा सा पहले हम इसको पॉजिटिवली बात कर लेते हैं। बात तो आपने बड़ी जबरदस्त की है, लेकिन हम सोचते नहीं, हम कहते हैं चलो यार इससे क्या होता है, ये एक लाइन होती है। तो जरा एक्सप्लेन करें, क्या वाकई ये इतनी खतरनाक चीजें हैं जो हम खा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज एंड हमारी हेल्थ के ऊपर जो इसका इफेक्ट आ रहा है? इमरान एंड नर्मला, यू आर सुपर फिट पीपल, लेकिन हमारी नेशन सुपर फिट नहीं है। बिकॉज आप एक खातून को 1500 से 2000 और एक मेल को 2000 से 2500 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हमारा एवरेज पाकिस्तानी 5000 से ऊपर कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर जाता है और उन्हें पता ही नहीं लगता। 6 चाय के कप पीते हैं, 6 चाय के कप आराम से दिन में पी जाते हैं, एक टी ब्रेक में 3-3, 4-4 समोसे खा जाते हैं ये चाय का कप। यानी कि 2000 कैलोरीज जो है वो सिर्फ जंक के तौर पर एक एक्स्ट्रा टी ब्रेक के स्नैक में ले लेते हैं पूरे दिन की कैलोरीज। ना उसमें नाश्ते का हिसाब, ना दोपहर के खाने का, ना रात के खाने का, और जो हमने जुगाली करते रहना है पूरा दिन उसका भी कोई हिसाब। लेकिन करें क्या? अब आप भी मेडिकल स्टूडेंट रहे हैं, उससे पहले वैसे भी पढ़ा है, हमारे कैफेटेरियाज के अंदर या चाय मिलती है डॉक्टर फान, या समोसा मिलता है और वो समोसा हमारी जान होता है। हम शुक्र करते हैं 3 घंटे की क्लास खत्म हो और जाके एक समोसा मिलता है। आप उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं हम पे? नहीं, पाबंदी नहीं लगा रहा। एक्चुअली ना लज्जत जो है ना वो हर उस शय में है जो शय शायद सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं, हमारी आदत
चीज बुरी नहीं है, समोसा, बिरयानी, जलेबी, पिज्जा इटसेल्फ बुरा नहीं है, इनका एक्सेसिव यूज और इनमें इस्तेमाल किया जाने वाला गंदा तेल, मैंने कहा था दादा तेल डालता है और पोता उसमें से समोसे या पकौड़े निकालता है। ट्रू In every canteen this is happening in Pakistan. No पैमाना to check it out. Free radicals, carcinogens. पाकिस्तान में स्टमक कैंसर आम है, ओबेसिटी आम है, तीसरे नंबर पे हैं दुनिया में। 33 मिलियन लोग, 3 करोड़ से ऊपर लोग शुगर्स के मर्ज से लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, और प्री डायबिटिक कितने हैं पता ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने चेक कराई, जो किसी रिसर्च का हिस्सा बने। आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो मोटापे का शिकार है। वजह ग़िज़ाएं। अच्छा डॉक्टर अफान, जिस तरह से भी आपने खुद भी कहा कि हम बाजार से चीज़ें खाते हैं और ये इटसेल्फ नुकसानदेह नहीं है, इनकी क्वांटिटी या इनका जो कंज्यूम करते हैं हम लोग उस पर फ़र्क पड़ता है। तो क्या ये चीज़ें अगर हम घर में खा रहे हैं, मतलब अगर ऑर्गेनिक तरीके से बना रहे हैं, अगर हम ऑयल में फ्राई नहीं कर रहे, एयर फ्राइड यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें ऑल्टरनेट तरीक़ों से कर सकते हैं, तो क्या ये उतनी ही नुकसानदेह हैं या इनकी नुकसान थोड़ा कम हो सकता है? अर्मला, इट इज द सेफेस्ट ऑप्शन, इट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। आपकी मदर बचपन से आपको, ये मैंने कोई नया धमाका नहीं किया। मैं जब स्कूल गया था, आप जब स्कूल गई थी, इमरान जब स्कूल गए थे, इनकी मदर इनको लंच बॉक्स देती थी, साथ ही पैसे पकड़ाती होंगी और कहती होंगी गंद ना खाई बाहरों। हाँ जी, यही खाना है। लेकिन गंद ही खाते हैं बच्चे, फिर वही खाते हैं जिसे मना किया जाता है। ये भी एक अच्छी वो है ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फान, अब आपके थोड़ा आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन इस कौम का एक मसला है ना, जो इनको पॉजिटिव बात बताता है ना शख्स, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हर शख्स के साथ है, वो विलन है। और ये फिर हम लोग सोशल मीडिया वॉरियर्स जो है ना, हम जाके उसकी पर्सनल लाइफ में भी जाते हैं, हम निकालते हैं यार इसमें क्या खामी है, निकालो ताकि हम उसके स्टेटस पे कमेंट कर सकें। तो आपका वो जो कोल्ड ड्रिंक का टिन था वो बड़ा सर्कल हुआ। अब मुझे नहीं पता वो वाकई था या नहीं था, लेकिन अगर था भी तो मैंने तो डिफेंड किया उसको कि चले आप, मतलब हम कहीं ना कहीं हम सभी वो लॉ ब्रेक कर ही रहे होते हैं, परफेक्ट तो कुछ नहीं, जरा उसको क्लियर करें वो क्या था। डॉक्टर अफान की कुछ पुरानी पिक्चर्स भी निकाली जिसमें समोसे थे। डॉक्टर अफान, अब क्या करना है इसका? नहीं, वो समोसा नहीं था। मेरी जो पुरानी पिक्चर सर्कुलेट की गई वो एक ब्लैक कॉफी का कप था जो मैंने मरी एक्सप्रेस हाईवे पे पिया था, और उस पे भी वीडियो बनाई थी। वो पिक्चर वायरल की गई। और ये जो कोक की बात कर रहे थे, ये डाइट कोक का एक टिन था जो मैं आज भी महीने में एक दफा कंज्यूम कर लेता हूँ, somehow or the other। ठीक है। तो, अच्छा अब जरा आगे बढ़ें। अब आप ये बताइए, अब ऑल्टरनेटिव की तरफ आ जाए। अब ये जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको आपने मेनली एड्रेस किया, हमारी यूथ 60-70% वैसे ही यूथ है, तो वो क्या करें अगर वो ये चीजें ना खाएं? क्योंकि जो फास्ट फूड है इंस्टेंटली अवेलेबल ही हमारे लिए यही है। हम जब बाहर भी जा रहे हैं, हम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या? बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग जो यंगस्टर्स हैं, वो छोटे बच्चों की तरह लंच बॉक्स भी नहीं लेके जा सकते, तो क्या करें? इमरान, हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं। आप अपनी टी ब्रेक्स में सेब, ग्रीन टी, केले, फ्रूट्स इससे रिप्लेस कर सकते हैं। चस्का भी लेना है तो आप अपने जो टी क्लब्स में है उसमें 16,000 रुपए का एयर फ्रायर प्रोवाइड करके उसको कह सकते हैं कि हमें इसमें हेल्दी स्नैक्स बना दे, और कोई भी टी क्लब मेंबर बड़ा इजीली इनको मैनेज कर सकता है। इसी तरह जब आप बाहर निकलते हैं तो आप छल्ली खा लें, भुनी हुई, आप हेल्दी अल्टरनेटिव की तरफ चले जाएं, और आप एक्स्ट्रा मील ना लें। मतलब इफ यू आर टेकिंग समथिंग लाइक दिस, ट्राई टू ग्रैब इट फ्रॉम ए हाइजीनिक, साफ सुथरी प्लेस, प्लस ऐसा खाना खाएं जो आप मील के तौर पर लें। अगर आपने एक समोसा ले लिया तो इट इज 400 कैलोरीज एटम बम, विच इज योर 1 फुल मील, देन स्किप योर लंच फॉर दैट। आप लंच नहीं करेंगे फिर। समोसा तो स्नैक है डॉक्टर अफान, हमारे यहाँ समोसा, जलेबी, ये सारी चीजें तो हम स्नैक्स के तौर पे खाते हैं कि चलो खाने के बाद चाय के साथ खाएंगे। इसीलिए फिर 5-6 हजार कैलोरीज एवरेज हम ओवर ले लेते हैं ना, और फिर मोटापा होता है, फिर शुगर होती है, फिर ब्लड प्रेशर है, फिर हाइपरटेंशन है, हर तीसरे बंदे को फैटी लिवर है, और उसके बाद 35% लिवर ट्रांसप्लांट में आपके शो में भी आया था। 35% लिवर ट्रांसप्लांट की वजह जिगर सुकड़ने के बाद जो बैठ जाता है और सारा कुछ है। 35% इस मुल्क में ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो नैश रिलेटेड सिरोसिस से होते हैं, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। फैट हुआ लिवर पे
लिवर डैमेज होता रहा, उसके बाद वो सुकड़ गया और फिर आगे चल के ट्रांसप्लांट। तो अगर इस मुल्क में जी ठीक है अफान, अगर टेक्निकली बताएं, बिल्कुल मुख्तसरन बता दीजिए इसकी निशानियां क्या हैं। अगर आपका लीवर इंपैक्ट हो रहा है तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या निशानियां हैं जिसके बाद आपको इसका नोटिस लेना चाहिए? हेपेटाइटिस बी, सी या फैटी लिवर जब आपके जिगर को डैमेज करता है आपको नहीं पता लगता। अच्छा, आपको पता ही तब लगता है जब सिरोसिस हो जाती है और फिर आगे पेट में पानी, खून की उल्टी, बेहोशी के दौरे। ये इसको प्री चेक करने का तरीका ये होता है, गो फॉर ए 6 मंथली और ईयरली अल्ट्रासाउंड, रेगुलरली चेक योर बॉडी मास इंडेक्स BMI which should be maintained at least less than 25 और आइडली लेस देन 28। ठीक है ठीक है। तो इरफान, यहाँ पे बहुत इतनी फजूल चीजें हम सोशल मीडिया हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अवेयर किया। इसाम मस्जिद से डॉक्टर इरफान कैसर हमारे साथ मौजूद थे। डोंट ईट बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स इन टर्म्स ऑफ समोसास एंड पिज़्ज़ा, दिस इज डॉक्टर साहब सेज। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा, वो सोच रहे थे ना हम कि भी जो कराची में टेस्ट चल रहा है इसका नतीजा क्या निकलेगा। कराची में धुंध भी नहीं है ना, लाहौर होता तो कज़ाफी के पास इतनी धुंध है कि शायद नतीजा थोड़ा बदल ही जाता। लेकिन तीसरे बल्कि चौथे दिन के खेल का आगाज हुआ चाहता है। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, थोड़ा सा आपको तारीख बता दे इस मैच की। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में 304 जबकि दूसरी में 216 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 354 रन बनाए थे, पाकिस्तान पे लीड हासिल की थी। और पाकिस्तान दूसरी इनिंग में चूंकि 216 रन पे पूरी टीम आउट हो गई थी, इसलिए सिर्फ जो टारगेट मिला था वो 167 रन को चेस करने का था, जिसके जवाब में अब तक इंग्लैंड ने 114 रन बना लिए और उसके 2 खिलाड़ी आउट हैं और उसको जीत के लिए मजीद 53 रन की जरूरत है। और ये एक और चौका आते ही, खैर मकदमी चौका इसे कह सकते हैं, जो इंग्लैंड के प्लेयर ने लगाया। वसीम जूनियर साहब जो कि अपना डेब्यू कर रहे हैं, वसीम वजीर, इनका ताल्लुक भी वजीरिस्तान से है। आज मेरे में मिर्जा साहब की थोड़ी सी रूह आ गई है, तो ये बॉलिंग कर रहे हैं और मुसलसल इनको जो है वो कोई कामयाबी नहीं मिली है। खैर इस वक्त बेन डकेट ऑन 51 वाइल फेसिंग 43 बॉल्स और इसके साथ साथ बेन स्टोक्स 15 रन पे खेल रहे हैं, 18 गेंदों का सामना किया है। और ये मैच कराची में जारी है और रास्ता आप देख सकते हैं और लगता ऐसे है एज वी यूज द टर्म चिट्टा चूना टू पाकिस्तान, व्हाइट वॉश होने जा रहे हैं। दैट्स नॉट अच्छा, ये आगे जाके हम ना इस पर जरा इन डिटेल बात कर लेते हैं, पहले दूसरे घंटे में जख्म ताज़ा रखेंगे। चलिए जनाब, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब की जानिब, जिसमें वकार अहमद मलिक और यासिर जवाद बात करें कि हमारे यहाँ किताब की मौत का सबब कौन सी चीज़ बन रही है। तो देखते हैं आज का सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। हमारे माशरे में बहुत सारी डिबेट ये भी होती है और सोशल मीडिया पे भी होती है कि हमारे यहाँ किताब जो है वो बिल्कुल फ़रोख्त नहीं होती, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि 20-22 करोड़ की आबादी में अगर कोई किताब जो है 1000 कापी किसी की फ़रोख्त हो जाए और उसको बारे में ये कहा जाए कि ये बहुत ही इसने फ़रोख्त के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो ये ऑफकोर्स अफसोसनाक बात है। लेकिन इसको यासिर जवाद साहब जो हमारे मेहमान हैं उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। 200 किताबों के तराजम उन्होंने किए। जो बंदा भी जिसका ताल्लुक किताब से है वो ऐसा नहीं हो सकता कि यासिर जवाद के नाम से वाकिफ ना हो। यासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका। किताब के साथ आपका तो बहुत ही गहरा ताल्लुक है ना, क्योंकि 200 टाइटल्स हैं आपके पास। तो ये बताइए कि ये हमारे यहाँ अभी किस तरह किताब फरोख्त हो रही है? ये डिक्लाइन की तरफ है या ये कोई बेहतरी की तरफ है? अगर आप लाहौर में 15 मिनट का सफ़र करें किसी भी बड़ी शाहराह पे, तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा रुझान और हमारा जो तरजीहात हैं वो किस तरफ का है, किस तरह के बोर्ड लगे हैं, किस तरह की दुकानें, आपको 5-5 मंजिला डिपार्टमेंटल स्टोर बनेंगे। ठीक है। लेकिन आपको किताबों की जो दुकानें पहले 30 साल पहले हम देखते आ रहे थे, माल रोड पे मसलन 5-6 दुकानें थी बड़ी, मैं ना भी लूँ तो सबको पता है। तो वो कुछ अर्सा गुजरा, तकरीबन 15 साल बाद कोई वो गिफ्ट सेंटर में तब्दील हो गई, स्टेशनरी में, या फिर ऐसा बुक्स एंड बेकरी बन गई। ठीक है, बुक्स एंड बेकरी बन गई। अच्छा, वो ख़त्म हो गई, वो बहुत छोटी हो गई। वो अखबार की दुकानें बन गई, अब अखबार भी कोई नहीं पढ़ता, तो वहाँ पे ज़्यादातर कैफ़े या इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन एक रुझान वो भी तो आ गया ना कि अब जितने भी पब्लिशर हैं वो ऑनलाइन चले गए, वहाँ पे किताबें, तो वहाँ पे तो उनकी अच्छी नहीं बिक रही। नहीं, अच्छी तो नहीं बिक रही, लेकिन वो बिक रही है। उससे उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि जो कमीशन लेता था 30-40% जो नहीं, जो बुक सेलर कमीशन लेता था ना, वो अंदर से निकल गया। लेकिन उसकी जगह पे आपका डाक का खर्च ने जगह ले ली। ठीक है ना। तो ये है कि वो हमारी मतलब आप लाइब्रेरियों में जाके देख लें, आपको सिर्फ CSS वाले
वो भी अखबारों के फाइलों के लिए आपको उधर बैठे हुए नज़र आएंगे, आपको कॉलेजों की लाइब्रेरियों में कोई रुझान नहीं मिलता। इसकी वजह बहुत सारी ये है कि आपकी सरकारी सतह पे इस हवाले से कुछ भी नहीं किया जा रहा। वो जो इल्मी कल्चर सा होता है वो नहीं है, यानी वो जो नहीं, किताब कल्चर तो बहुत आगे की बात है, बहुत एडवांस्ड बात है कि उस तरफ जाने की राह के बारे में कुछ सोचने का भी अभी इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि पीछे जो मुआशरों के पीछे कोई ज़ेन 2 4 3 वो तो 4 क्या होना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको जितने भी पॉलिटिशियंस हैं हमारे, रहनुमा हैं, अगर उनकी तादाद फ़र्ज़ कीजिए कि 100 है, तो कभी आज तक पिछले 20 25 30 सालों में किसी बड़े लीडर को, किसी भी लीडर को कोई किताब का रेफरेंस देते हुए कम से कम मेरे तो ज़हन में इस वक्त नहीं आता कोई आर्गूमेंट देते हुए किसी ने कहा हो कि ये फ़लाँ किताब या फ़लाँ मुसन्निफ उन्होंने ये लिखा है, ऐसा कोई रुझान है? एक बेनज़ीर थी ऐसी जो किताब का जिक्र करती थी, या उनके वालिद साहब थे भुट्टो साहब, उन्होंने एक दफ़ा जिक्र किया था कि जब उन पे मुकदमा चल रहा था कि मेरे साथ काफ्केरियन ट्रायल हो रहे हैं, तो कहते हैं मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, तो वो कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने कहा लोगों ने ये सोचा कि ये क्या है, और फिर उसके बाद काफका को ढूंढ कर तो पड़ा। सबकी तो लाइब्रेरी थी और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बट मैं कि जनरली देखा जनरली हमारे इधर नहीं, आप मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे मैंने बहुत सारे घरों में जाके देखा है इत्फाकन या गुजरते हुए, वहाँ पे आपको किताब निसाबी किताब के अलावा नहीं मिलती, बल्कि अब निसाबी किताब भी टीचर ये करते हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसके अंदर तमाम बच्चों को PDF भेज देते हैं। तो ये जो PDF है इसने पूरी दुनिया में किताब को फ़रोग दिया है, और हमारे इधर यही किताब की मौत का बायस बनेगी, क्योंकि एक तर्जुमा छपता है, पब्लिशर इन्वेस्ट करता है, उसका एक पूरा मरहला होता है। जैसे इस प्रोग्राम का है कि अगर ये हो तो इसको कोई कॉपी करके तो अपने चैनल बना ले, ठीक है, तो लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक में इसकी हैं सहूलियात या इसके लिए कवानीन मौजूद है, लेकिन किताब का ये नहीं है कि एक किताब छपती है, तर्जुमा होती है, वो कुछ बिकती है, और वो जैसी मकबूल होती है थोड़ी सी, वो उसकी PDF बना के तो मुफ्त शेयर होना शुरू हो जाती है। जिस तरह आपने विल न्यूरॉन का काम भी किया है, आपने स्टीफन का भी किया है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आपने किए हैं, आपको थोड़ा सा पल्स फील होती है कि किस बंदे का काम जो है वो, आपका कौन सी किताब है जो ज़्यादा बिकती है या ज़्यादा मशहूर हुई? एक तो मेरा ये था कि एक आपको क़यामत मरने के बाद क्या होगा, ये इस तरह की जो किताबें थी जो मसलन हमारे इधर अनपढ़ लोगों ने ज़्यादा लिखी थी, तो ख्याल था कि उसका एक मुतबादल बयानिया, हमारी दुनिया में एक चीज़ के बारे में एक ही नुक्ता नज़र तो नहीं ना होता, एक से ज़्यादा नुक्ता नज़र हो सकते हैं, तो वो एक मुतबादल नुक्ता नज़र पेश किया जाए। तो उसके लिए मैंने खुदा की तारीख केरन आर्मस्ट्रांग की मैंने की तर्जुमा, मैंने पढ़ी। अच्छा, वो मेरा ख्याल है मकबूल तरीन किताब है। इसके बाद विल ड्यूरेंट की बहुत ज़्यादा, और इस्लामी तहजीब की दास्तान, आप इस्लामी तहजीब की दास्तान, उसकी मैंने मुख्तलिफ किताबें की हैं, उसकी हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री भी की है, उसकी 100 अजीम तमद्दन के अजीम मेमार भी की है, उसकी मैंने हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री है एक, और तारीख़ के असबाक है जो चैप्टर है उसकी एक किताब का, तो इस तरह वो मैंने की। अच्छा, इसके अलावा कार्ल सैगन ऐसा नाम है कि जो इधर जिसने अमेरिका में भी इवन साइंस को पॉपुलराइज किया, बिल्कुल, लेकिन जब उसकी जो मशहूर थी डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी कॉस्मोस, तो वो जब इधर ज़ियाद और कैंड में इधर प्ले होना शुरू हुई, TV पे नशर होना शुरू हुई, तो उस पर पाबंदी लग गई थी 2-3 किस्तों के बाद। तो वो मंसूर सईद साहब ने उसका डॉक्यूमेंट्री का तर्जमा किया था, किताब अलहदा और वो डॉक्यूमेंट्री का तर्जमा भी अलहदा छपा हुआ है। तो ये हैं वो किताबें जो, मतलब मेरे ख्याल में किताब वो है जो आपको झंझोड़े, आपको चैलेंज करे, आपको बेचैन करे और आपको तकलीफ पहुंचाए। कार्ल सैगन का काम अगर उस पर पाबंदी लग गई थी, और आज के तनाजुर में जब हम वो देखते हैं, बड़ा मासूम सा काम है, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें पाबंदी लगनी चाहिए, तो मतलब आपको उससे लगता है कि हमारा सफ़र बड़ा स्लो है, बड़ा आहिस्ता है? यानी नहीं, स्लो तो नहीं है हमारा सफ़र, हमारा उल्टा है, उल्टा तेज़ है, उल्टा है, उधर तेज़ है, उल्टा हम तेज़ी से जा रहे हैं। तो जो साइंस को पॉपुलर करने में जितने भी टाइटल्स आपने किए हैं, वो आपको एक फीडबैक मिलती होगी ना, कोई आपके कोई फ़ैन होते होंगे, कोई ऐसे लोग होते होंगे जो आपको आइडिया होता होगा कि ये वाला जो तर्जुमे हैं ये वाकई ये बहुत बड़ी खिदमत हुई है कि ये शायद इन लोगों तक ना पहुंचते अगर मैं तर्जुमा ना करता, ये कंटेंट ना पहुंचता। हाँ जी, वो मतलब कुछ किताबें हैं जो आज से
100 साल पहले तर्जुमा हुई थी। तो हमारे जो उस वक्त के मुतरजमीन थे वो ज़्यादातर अरबी और फ़ारसी जानते थे। अच्छा, उनमें अदबी दयानतदारी का थोड़ा सा ना फुकदान होता था, कुछ सहूलियात का भी मसला था कि आपको कातब भी गलतियाँ कर देता था। तो उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ना अपनी तरजीहात के मुताबिक छोड़ी हैं उसमें। मतलब इवन उन्होंने जो गुलिस्तान और बूस्तान है इसकी शेख सादी की या मौलाना रूम की, उसमें से भी उन्होंने चीज़ें छोड़ दी हैं। ठीक है, तो वो मैंने ये उन्हें किया कि मैंने इन चीज़ों को नए सिरे से तर्जमा किया, इंग्लिश मतन को सामने रख के, कई इंग्लिश मतन को, और दूसरा अरबी जो फ़ारसी मतन है उसको भी सामने रख के। तो ये मैंने कोशिश की कि उसकी तस्हीह की जाए। तो पहले जो हमारी रवायत थी वो बहुत दकियानूसी थी, लेकिन वो भी कीमती थी। देखिए, तर्जमा कोई भी बुरा नहीं होता, वो कम अज़ कम और कुछ नहीं तो पढ़ने वाले को या ख़रीदने वाले को एक नाम से तो मुतारफ़ करवाया। तर्जुमा इतना पेचीदा काम है कि मतलब कोई भी, यानी अभी मेरे जहन में कोई भी उर्दू का शेर आए, उनका आंचल है कि रुखसार के पैराहन है, कुछ तो है हुई जाती है जिससे चिलवन नगीन, और इसको अगर कोई रशियन में करना पड़े तो मतलब एक मुसीबत पड़ जाएगी ना कि रशिया में चिलमन और आंचल और पूरी कॉनोटेशन है। इतना मुश्किल काम है तर्जुमा निगारी। हमारे यहाँ अदीबों ने तो बहुत कम ही ऐसा काम किया, लेकिन करना चाहिए था। नहीं, जो हमारे काबिल कदर अदीब है उन सब ने किया। मतलब मंटो साहब करते हैं, वो तो खैर उन्होंने तो बहुत बड़ी खिदमत की है। अहमद करते रहे, उन्होंने विदाए जंग के नाम से फेयरवेल टू आर्म्स का किया, और भी दीगर भी किए। कुर्रतुल ऐन हैदर करती रही, फैज़ ने की है, ठीक है, इवन इकबाल ने की है, ही फूल की पत्ती से काट सकता है हीरे का जिगर, ये भी भरथरी हरी का उन्होंने तर्जमा किया था शेर। तो इस तरह की ये जो हमारे पहली जनरेशन थी पाकिस्तान की अदीबों की, जो कि मुतहदा हिंदुस्तान के कल्चर की पैदावार थी, उन्होंने किया। तरक्की पसंद अदब था, तो वो तरक्की पसंद अदीब जितनी भी थे वो उन्होंने बाहर से जो भी रिफ्रेशिंग हवा आ रही थी तो उसको तर्जुमा कर, उन्हें यूरोप के ख्यालात से आशनाई थी रशियन लिटरेचर की बदौलत। तो उन्होंने उसको पढ़ा भी, कुछ गए भी, तो उनका ये ख्याल था कि नए ख्यालात आने चाहिए। इसके अलावा जो रशिया था उसने भी, USSR था, उसने भी इस सिलसिले में एक उर्दू किताबों का अशात घर बनाया था। तो उसने भी काफी काम किया, जो बहुत ज्यादा तर्जुमा हुआ, जो अभी तक रीप्रिंट होकर बिक रहे हैं। कोल्ड वार के नतीजे में बहुत सारे तर्जुमे का काम। हाँ जी, हाँ जी, दोनों ने अपना जो किया, लेकिन चलो हमें फायदा ही हुआ। हाँ बिल्कुल, हमें फायदा ही हुआ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया यासिर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत होगी। यासिर जवाद साहब जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और कमाल काम इन्होंने किया है। इंटरनेशनल अदब जो है, इंटरनेशनल जितना भी लैंग्वेज की वजह से हमारे वो लोग जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, तो यासिर जवाद ने 200 किताबें जो हैं वो तर्जुमा की हैं और बहुत बड़ी खिदमत इन्होंने सर अंजाम दी है। और एक्सप्रेसो किताब में इनकी किताबों के हवाले जो हैं वो भी चलते रहते हैं और वो इसी तरह चलते रहेंगे। देखते रहिए। वेलकम बैक। एक दफा फिर तफसीलन तस्करा कर लेते हैं कराची टेस्ट का, जो कि जारी है पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड। इस वक्त इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान को तीसरा टेस्ट मैच हराने के लिए सीरीज का 29 मजीद रन की जरूरत है, जबकि उसके 8 खिलाड़ी बाकी हैं। ये बराह रास्त मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त कराची नेशनल स्टेडियम से आ रहे हैं हमारे पास, और ये कुछ हौसला अफजा मनाजिर नहीं है। हमने आपको इससे पहले स्टैट्स तो बता दिए थे, अब जरा हम इस पे तजिया ले लेते हैं। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मिर्जा साहब, हम चाहते थे कि आप स्टेडियम जाए और मैच जारी रहे, लेकिन पाकिस्तानी टीम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और हमें नहीं लगता कि आपके पहुंचने तक मैच जारी रहेगा, लेकिन स्टिल मैच के ऊपर हम जरूर आपका तजिया चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरमला और इमरान, आप दोनों को सुबह बखैर। और वाकई में 55 रन से मैं समझ रहा था कि अभी वक्त लगेगा, लेकिन 55 में से 30 रन अभी भी बन गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को बस एक शिकस्त और पाकिस्तान के सर पर बस हमारे बात करते रन पूरे हो जाएंगे मिर्जा साहब, मुझे लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब देखें, मैं इस तारीखी मौके को देखना चाह रहा था क्योंकि मैंने वो टेस्ट मैच भी देखा है अरमला कि सन 2000 में जब पाकिस्तान के खिलाफ दिसंबर 2000 में नासिर हुसैन की कप्तानी में इंग्लिश टीम ने पहली मरतबा नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान को हराया था 6 विकेटों से। और अब आज तो तारीख रकम हो रही है क्योंकि 1955 से पाकिस्तानी सरजमीन पर जो है मैचेस खेले जा रहे हैं, टेस्ट मैचेस, और ये पहला मौका है कि कोई टीम पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश करके जा रही है। 3-0 पाकिस्तान को हरा रही है। तो ये एक तरह से वे वेंट रॉन्ग, कहां गलत गए हम? इतनी बड़ी गलती हमने कर दी, ये तो बहुत बहुत बुरा रिकॉर्ड बन रहा है। कहां गलत हुए हम?
एक तो कप्तानी बड़ी नाकिस थी आपकी, दूसरे शिकस्त का खौफ था इमरान कि हम हारे ना। हमने इस तरह की पिचेस बनाई कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। इस तरह की पिचेस हमने बनाई कि उसमें हम खुद फंस गए। और फिर उसके बाद टीम का इंतखाब, जो चीफ सिलेक्टर है, लैपटॉप चीफ सिलेक्टर, वो टीम तो ऐलान कर देते, लेकिन आपके पास अगर शाहीन शाह अफरीदी अनफिट है तो क्या पाकिस्तान के पास कोई बॉलर नहीं है? हारिस रऊफ भी अनफिट हो गया, नसीम शाह भी अनफिट हो गया, आपने यासिर शाह को दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका कि एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की जरूरत थी क्योंकि वो कुछ लोगों को पसंद नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो टीम का कॉम्बिनेशन था, रिजवान जबरदस्ती जिद करके हर टेस्ट मैच खेलते रहे। आप देखें कि गुज़िश्ता 6 टेस्ट मैचेस की 12 इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 262 रन बनाए, हाईएस्ट 46 है। नो डाउट वो T20 के दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, 50 का उनका एवरेज है, लेकिन आप दूसरों को मौका क्यों नहीं देते? चले सरफराज को नहीं देते, आप हारिस को मौका दें, आप रोहेल नजीर को मौका दें, लेकिन आपने ऐसा लगता है कि बाबर आजम और रिजवान इन दोनों ने अपनी मर्जी की टीम बनाई है, जो चाहे करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल आजाद है ये लोग। ये पाकिस्तान की शिकस्त की बुनियादी वजह है। मिर्जा साहब, आपने कहा जो दिल में आता है करते हैं, बट स्टिल इतनी जब हम बाबर आजम को एज अ इंडिविजुअल देखें तो ऑब्वियसली उस पर कोई डाउट नहीं है, ही इज द बेस्ट, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कैप्टेंसी तो आप समेत बहुत सारे लोग बार बार इस हवाले से जिक्र कर चुके हैं कि बाबर पर प्रेशर ज़्यादा डाला जा रहा है, उनको उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान दिया देना जाए, इनफैक्ट कि उनको कैप्टेंसी का एक बर्डन उन पर डाला जाए। तो क्या ये बात मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रही है कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस या उसका करियर इससे उस पर इम्पैक्ट आ रहा है कि अगर आप उसको कैप्टेंसी दे रहे हैं और वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा? तो अरमला, यही तो दुख है। मैनेजमेंट सिर्फ अपनी तनख्वाह ले रही है, बजाय इसके कि आप देखें एग्जांपल्स है माजी में। सचिन तेंदुलकर अगर उन्होंने कप्तानी नहीं की, वो एज अ प्लेयर खेले, उसके अलावा ब्रायन लारा एज अ प्लेयर खेले, जो रूट एज अ प्लेयर खेल रहे, बेशुमार एग्जांपल्स है क्रिकेट में के जो दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी थे एज अ कैप्टन जब वो नाकाम हो गए तो उन्होंने अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट किया। बाबर आजम ने इस साल 738 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में। नो डाउट उनकी कारकर्दगी अच्छी है, तो बजाय इसके कि उनके कांधों पर कप्तानी का बोझ डाला जाए, उन्हें बिल्कुल आजादाना तरीके से खेलने दिया जाए। मेरे ख्याल में बाबर आजम अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, और आपको शायद वो वाकया भी रिपोर्ट हुआ है कि परसों रात को कराची के उस 5 स्टार होटल में बाबर आजम की सिक्योरिटी के अमले से बड़ी तकरार हुई, क्योंकि मुझे बताया गया कि मोहम्मद रिजवान, उनकी फैमिली और सरफराज अहमद और उनकी फैमिली रात को परमिशन लेकर डिनर पर जा रहे थे। आखिरी लम्हे पर बाबर आजम आ गए, उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा। सिक्योरिटी ने उन्हें रोका क्योंकि सदारती सिक्योरिटी है, तो उन्होंने कहा मैं कप्तान हूं, मैं जाऊंगा। उन्होंने जिद की, सिक्योरिटी ने नहीं जाने दिया और वो वापस चले गए। फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं बीमार हो गए, वो कप्तानी के लिए नहीं आए थे, आपको याद होगा? जी बाद में आए थे। फिर उसके बाद उनको समझाया गया। तो खिलाड़ी जो है वो इदारे से बड़ा नहीं होता। बहुत बड़े खिलाड़ी है बाबर आजम, मैं खुद उनका मद्दा हूं, लेकिन उन्हें अभी आसमान की तरफ जाने के बजाय अगर अपने पांव जमीन पर लगा के चले, उनका बहुत बड़ा मुस्तकबिल। अभी 28 बरस है उनकी उम्र। मेरे साहब, एक तो बड़ा जरूरी है यहाँ पे ये कहना कि एक दिन में 90 ओवर खेलना और 2 घंटों के अंदर 40 ओवर का एक मैच खेलना, मैच फीस का भी अपना फर्क है, लेकिन आपने जो बॉलिंग या पेस अटैक की तरफ तवज्जो दिलाई, हमें याद है कि एक टाइम पे जब इमरान खान खेलते थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस खेलते थे, आकिब जावेद वगैरह, तो उस टाइम हमारा यही पेस, और टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी। वनडे होता था या टेस्ट होता था, T20 तो था ही नहीं, और टेस्ट क्रिकेट भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा थी। लेकिन न सिर्फ ये लोग खेलते थे, फिट भी रहते थे, परफॉर्म भी करते थे, और दुनिया भर में अब भी ऐसा हो रहा है। इंग्लिश बॉलर्स वैसे अनफिट नहीं होते, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स। हमारे साथ ये हो रहा है। क्या हमारी जो तिब्बी लिहाज से हमारी सहूलियात है क्रिकेट बोर्ड की, उनके अंदर मसला है, या प्लेयर्स हिमसेल्फ, एक प्लेयर अपने ऊपर तवज्जो नहीं देता अपनी सेहत पे? ये बुनियादी तौर पे क्यों हो रहा है, अनफिट जो प्लेयर्स हो रहे हैं? ये बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन किया इमरान। उसकी वजह ये कि दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं। अब जैसे एमिरेट प्रीमियर लीग हो रही है, एक तकरीबन 1 महीने की लीग में एक खिलाड़ी को 1.25 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो वो लीग खेलेगा और 3.5 घंटे में मैच खत्म हो जाता है। T20 बॉलर को 4 ओवर करने, अगर कोई बैट्समैन है वो बैटिंग कितने 20 ओवर तो नहीं करेगा, फील्डिंग भी इतनी नहीं करनी, तो सबकी तवज्जो, सबकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई है उन लीग्स की तरफ, जिसकी वजह से जब टेस्ट क्रिकेट जो 1877 से खेली जा रही है, 145 बरस हो गए, वो असल हुस्न है। जब टेस्ट क्रिकेट में आप जाते हैं तो आप 4 ओवर के बॉलर होते, आप जाकर के लंबी बॉलिंग नहीं कर सकते। यही वजह है कि आप देखें ना, मोहम्मद नवाज नाकाम हो गए, T20 के बेहतरीन है, वसीम जूनियर नाकाम हो गए, T20 में अच्छा परफॉर्म करते। तो हमारे बॉलर्स भी जो है ना, हारिस रऊफ
T20 के बेहतरीन बॉलर है, टेस्ट में इतने इफेक्टिव नहीं रहे, तो हमारे बॉलर्स तो मिर्जा साहब क्या करें फिर? मुख्तलिफ कर दें, ये स्क्वाड ही मुख्तलिफ कर दें, ये बॉलर्स का जो कॉम्बिनेशन है यही मुख्तलिफ कर दें, क्या करें? बिल्कुल अलग होना चाहिए। आप इंग्लैंड की एग्जांपल देख लें, जिमी एंडरसन 40 बरस की उम्र में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। आप देखें स्टुअर्ट ब्रॉड सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। और भी दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां के खिलाड़ी जो बॉलर्स हैं खास तौर पर, उन्होंने एक फॉर्मेट को T20 या वनडे को लिया हुआ है, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बड़ा ही उसमें ड्रेन आउट हो जाता है, प्लेयर 5 दिन तक मैदान में रहता है। अब तो खैर हम लोग जल्दी जल्दी 3.5 दिन में खत्म कर देते हैं, तो हमारे लिए इतना मसला नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट असल हुस्न है क्रिकेट का। सही। मिर्जा साहब, इन द एंड अजहर अली के हवाले से जरूर हम बात करना चाहेंगे। बड़ा अच्छा करियर रहा उनका, और जिस तरह से कल वो हमने देखा ग्राउंड में आए, आउट हो गए 0 पे ही, और उसके बाद टीम ने ग्राउंड में उनको खुदा हाफिज किया। सो अजहर अली के करियर को लेके एक कमेंट आपका जरूर इनमें। देखिए, अजहर अली अरमला जब आए लाहौर से, आपके शहर से उनका ताल्लुक है, वो एज अ लेग स्पिनर आए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेग स्पिन करते थे, और उनके वालिद जो है वो 100 मीटर की दौड़ के एथलीट थे, और अजहर अली अपने वालिद से इंस्पायर होकर उन्होंने कहा कि मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। वो क्रिकेटर बने। इब्तिदा में उन्होंने 2010 में अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया था इंग्लैंड में। 12 बरस तवील उनका टेस्ट कैरियर, और पाकिस्तान के उन 4-5 बैट्समैनों में शामिल है कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए, चाहे वो यूनुस खान हो, जावेद मियांदाद हो, इंजमामुल हक हो और मोहम्मद यूसुफ। उसके बाद अजहर अली 5वें नंबर पर आते हैं, और फिर अजहर अली पाकिस्तान के उन साबिक कप्तानों में शामिल हैं जो अपने करियर की आखिरी टेस्ट इनिंग्स में 0 पर आउट हुए। इससे पहले माजिद खान, इमरान खान, रमीज राजा, शोएब मलिक, ये सब 0 पर आउट हुए हैं। हमारे मला पूछेंगे बादाम कहां से लाए नहीं, मेरा यहाँ पे ये सवाल भी है कि सोशल मीडिया पे ज़ेरे बहस था, कुछ लोग अजहर अली की चूंकि रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो उन पे इतना खुश नहीं थे, लेकिन कल BBC पे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उन्होंने ये लिखा कि मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट को सहारा देने वाला क्रिकेटर था अजहर अली। आपका बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आप बहुत नजर रखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट पे, आपकी क्या राय है? क्या अजहर अली वाकई वो क्रिकेटर थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को सहारा दिया एक वक्त में, या आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अजहर अली, हनीफ मोहम्मद और इंजमामुल हक और यूनुस खान के बाद पाकिस्तान के चौथे बैट्समैन ने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई। मुझे अच्छी तरह से याद है 2016 में मैं वहां था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ दुबई में पिंक बॉल टेस्ट था, उसमें उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। तो अजहर अली उनका जो कैरियर था, इब्तिदाई दिनों में, आखिरी दिनों में वो थोड़े से इन और आउट हुए, और फिर उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया, लेकिन नो डाउट उनकी सर्विसेज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। डेफिनेटली याद रखी जाएंगी। मिर्जा साहब, ये तो इमरान ने सुबह एक ना टर्म यूज की थी, चिट्टा चूना, ये तो लग जाएगा आज। तो उसके बाद अब न्यूजीलैंड की जो सीरीज आ रही है, इसमें क्या पाकिस्तान का, क्योंकि अभी तक तो हमारा मोमेंटम कुछ इतना खास बिल्ड होता नजर नहीं आया, और हम 3 टेस्ट, बल्कि इनफैक्ट आपने ही हमें बताया था कि 4 टेस्ट मैचेस रो में हम हारे हैं। सो हाउ डू यू सी न्यूजीलैंड वाली सीरीज? देखिए अरमला, आज कैबिनेट का इजलास है, और वो जो समरी जो मूव की है IPC मिनिस्ट्री ने, तो उसके बाद आइन अगर बहाल हो गया PCB का, तो रमीज राजा साहब का जाना अब ठहर गया है, और नजम सेठी साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उनके मद्दा, उनके चाहने वाले, उनके खास लोग ट्वीट कर रहे हैं कि नजम सेठी विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ PCB। तो अब चेंज तो आएगा इस सीरीज के बाद। अब जब चेंज आता है तो क्या टीम मैनेजमेंट बदलती है, क्या चीफ सेलेक्टर बदलता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई तो इस्तीफा दे, कोई भी इस्तीफा नहीं देगा, लाखों रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे। तो जब चेंज आएगा तो आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबर होगी कि पाकिस्तान कम से कम 2 टेस्ट है, कराची एक मुल्तान, तो कम से कम पाकिस्तान फाइट तो करे। आप वैसे समझते हैं मिर्जा साहब, अगर सेठी साहब आते हैं मुख्तसरन बेहतरी होगी कुछ क्रिकेट में, या ऐसे ही चलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो सेठी साहब को माजी का तजुर्बा रहा है, तो अब इस मर्तबा अगर उन्होंने वही गलतियां दोहराई तो फिर एक मरतबा फिर इस पे एक डिटेल नशिस्त आपसे करेंगे। आपको बहुत शुक्रिया, आपने जाना था मैच के लिए, हमने आया। थैंक यू वेरी मच। आपके रास्ते में होगा वैसे जाने, अगर मैच के लिए जा रहे तो मत जाइए, लेकिन वो कह रहे थे मैं वैसे विटनेस करना चाहता हूं, लेकिन स्टिल हम आपको वैसे तो भाई, एक जर्नलिस्ट का दिल बहुत बड़ा होता है, वो बेचारा खुशी गम सब देखता है। सो मिर्जा साहब, ओबियसली खुशी और गम देखा और बताए भी हैं। ऑल द बेस्ट सर हमारी तरफ से, आप जाइए देखिए। इससे पहले कि हम ब्रेक लें जी, हमें एक शादाब, आपको पता है पाकिस्तानी टीम के सबसे बेहतरीन फील्डर है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका एक नाकाबिल यकीन कैच बिग बैश
के अंदर सामने आया है, जो कि जिसने सबको हैरान कर दिया। होबार्ट हेरिकेन्स की जानिब से वो खेल रहे हैं और इस वक्त शादाब ने उस वक्त अपनी गेंद पर कैच पकड़ा, जो कि सबके लिए बहुत ही कमाल था। विजुअल आपको दिखा भी, जरा दिखाइए जी। और इसने अपनी टीम को, ये शादाब साहब ने खुद बॉल की और ये देखिए, और क्या शानदार कैच अभी, क्या शानदार, ब्रिलियंट कैच। इससे बेहतरीन कैच जिसे कहते हैं ना कॉट एंड बोल्ड, दोनों उनकी तरफ से हुआ, इससे बेहतरीन हो नहीं सकता। और ये इनकी फिटनेस और इनकी स्ट्रेंथ उसका एक बेहतरीन नमूना है जो उन्होंने दिखाया। और 4 ओवर्स में 22 रन देकर 1 विकेट भी ली। इसमें उन्होंने जबरदस्त, बैट्समैन भी हैं, बैटर भी बहुत अच्छे हो गए और फील्डर तो कमाल ही है। वैसे जो कैच पकड़े ना, ऐसे डाइव मार मार के डर ही लगता है। जो फिटनेस चल रही है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स की, चंद गिने चुने लोग ही रह गए हैं, तो वो भी ध्यान। वैसे T20 की बतौर कैप्टन शदीद किस्म का पोटेंशियल मौजूद है इनके अंदर, और नायब कप्तान तो है ही है वैसे। तो देखते हैं जी, लेकिन हमने जरूरी समझा कि हम शादाब का कैच सुबह दिखा। लेकिन मैं वैसे एक बात है, PSL जैसे ही प्लेयर्स है, ये टेस्ट मैचेस में तो यही हाल होता है, फिर चिट्टा चुना। टेस्ट का PSL कराए ना, पैसे अच्छे दें तो फिर उसमें चले जी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और मुख्तलिफ मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, स्टार्टिंग विद पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। फिल्म मेकिंग पे भी बात कर ली। एक जो शोबा है जो बहुत से लोगों के दिल के बड़े करीब है, उसमें हम भी शामिल हैं छोटे मोटे, वो है जनाब ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग के साथ दिन अगर वीलॉगिंग का तड़का लग जाए तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हमारे साथ एक ट्रैवलर कम वीलॉगर खुरम जाजेब साहब मौजूद है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कर चुके हैं, इनके विजुअल्स भी आपको हम दिखा रहे हैं और कई इलाकों को एक्सप्लोर करने का इरादा अब भी रखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस ही हैड इन पाकिस्तान, शौक कैसे हुआ, और एक आम ट्रैवलर के लिए वीलॉगिंग कितनी मुश्किल है, खतरनाक कितनी है, ये सारे एस्पेक्ट है मतलब जो इस महंगाई के दौर में। हाँ, एग्जैक्टली। और इसके साथ जब आप बाइक पे जाते हैं तो उसमें आपको किस तरह से मैनेज करने हैं अपने एक्सपेंसेस को, फिर आपने क्या सेफ्टी के लिए चीजें करनी है, सब पे बात करेंगे। खुरम हमारे साथ मौजूद है। खुरम, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अपने इस जो ट्रैवलिंग का शौक है, इसका आगाज कहाँ से हुआ, फिर आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को एक्सप्लोर किया, एक्सपीरियंस? एक्चुअली शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन मेरी जो चॉइस ये थी वो मैक्सिमम थी 1 to 5, यानी कि हम ड्रीम करते थे कि यार 1 to 5 हो जाए तो क्या बात है। ठीक है। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं BMW जैसी बाइक जो है उसको चलाऊंगा और इस तरह से ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊंगा या पाकिस्तान से बाहर भी जाऊंगा। तो बस वो एक बचपन से जब मैं इसको स्टार्ट किया मोटर बाइकिंग में, तो छोटे मोटे अपने शहर से निकल के करीबी गांव में या कहीं भी किसी भी शहर में चले गए, तो बस वो एक शौक डेवलप होता गया, होते होते बस फिर वक्त के साथ साथ उसने ग्रो कर गया। अच्छा जी। तो इज इट फिजिबल टू बी अ प्रोफेशनल व्लॉगर और ट्रैवलर, क्योंकि ये तो बड़ा महंगा, ट्रैवलिंग इटसेल्फ बहुत महंगा काम है। तो अफोर्डेबिलिटी के लिए एक तो होता है कि आप पर्सनली चले, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, आप कर लेते हैं, लेकिन फॉर अ कॉमन सिटीजन एंड आई बिलीव यू आर नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास कि आप अफोर्डेबल है, कैसे ये हो जाता है इजीली? ऑब्वियसली मैंने लाहौर शहर में ना एक साइकिल और एक FX के साथ मेरी एंट्री थी। ठीक है। और BMW की रेंज जब अगर या किसी भी बाइक की अब रेंज देखें जो कि हैवी बाइक्स हैं, वो अब तो मिलियंस में है। ठीक है ना। सो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये। अच्छा, आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, हमारे पास एक ब्रेक है। Not so fortunate, not so pleasant so far. ये आपको दिखा रहे हैं हम ताज़ा तरीन मनाजिर बराह रास्त। इस वक्त पाकिस्तान की टीम बिल्कुल शिकस्त के दहाने पर है और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इस वक्त मैच जारी है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कराची के अंदर ये तीसरा टेस्ट मैच है जो कि जारी है और इस वक्त वाइट वॉश होने को है। एक रन रह गया। खुशी नहीं हो रही, बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। दीज आर नॉट द गुड सीन्स जो कि हम आप से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम बुरा खेली है। 3 टेस्ट मैच कंसेक्यूटिवली, बल्कि उससे पहले एक और 4 टेस्ट मैच कंसेक्यूटिवली अपने ग्राउंड पे हारी है। सिर्फ 1 रन बाकी है इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इस मैच को लेकर। हम चाहते हैं कि अगर वो लम्हा मकसद शेयर जाजेब, आप क्रिकेट भी देखते होंगे, साथ साथ वो भी चल रही है, हम उस पर भी बात करेंगे। अगर ये व्हाइट वॉश होता है तो विल शो यू लाइव। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा जो आप बता रहे थे। जी, तो एज ए ट्रैवलर और दरवेश में कोई फर्क नहीं है। ये देखिए मैं भी दरवेश बना हूँ, ये देखिए आप सारे बने में ही हैं। नहीं हूँ, दरवेश ही है। आप जब अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं ना बाइक पे, जब आप जाते हैं तो आप किसी फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट के लिए प्रिपेयर होते हैं। सो आपको ये नहीं मालूम। अब जाजेब हमको एक बार फिर माजरत के साथ रोकेंगे। ये मनाजिर हैं जी, इस वक्त इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट के अंदर शिकस्त दे दी है और वाइट वॉश कर दिया है। 3 मुसलसल टेस्ट मैचेस, 3 मैचों की ये टेस्ट सीरीज थी जो कि इंग्लैंड टीम और पाकिस्तान टीम के दरमियान जारी थे। इस सिलसिले का टेस्ट रावलपिंडी में खेला गया था, दूसरा टेस्ट मुल्तान, जबकि तीसरा कराची में। और पाकिस्तान को पहली दफा 1955 के बाद पहली दफा होम ग्राउंड के ऊपर व्हाइट वॉश कर दिया इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने। और ये ताजा तरीन मनाजिर
मनाजिर है जिस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए जैसा कि कहा जा रहा था कि जो टॉस जीतेगा उसके मैच जीतने के चांसेस ज्यादा हैं इस विकेट के ऊपर। विकेट भी हमारी पसंद की, जगह भी हमारी पसंद की, टीम भी हमारी अपनी, होम ग्राउंड, और इंग्लैंड ने हमें हराया। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग सिलेक्ट की, 304 रन पे पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हुई और जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 354 रन यानी कि 50 रन की लीड पाकिस्तान के मुकाबले में लेने में कामयाब हुई। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 216 रन बना सकी और 167 रन का हदफ दिया इंग्लैंड की टीम को जीतने के लिए, जो कि उन्होंने आज के दिन 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और इस तरीके से आज चौथे दिन के पहले सेशन के अंदर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को यह तीसरा टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में हराकर 3-0 से यह सीरीज जीत ली है और पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है। यह तारीखी मनाजिर है, बहुत अच्छे नहीं है हमारी टेस्ट क्रिकेट के लिए। हमारी टेस्ट क्रिकेट किस तरीके से जवाल का शिकार हुई है, किस तरीके से हम अपने होम ग्राउंड, होम क्राउड के सामने इतनी बुरी शिकस्त से दो चार हुए हैं कंपैरेटिवली एक यंग इंग्लैंड टीम के सामने, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसको मेरे ख्याल में इस शिकस्त को पाकिस्तान की टीम सालों तक याद रखेगी। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कराची के अंदर, बिल्कुल एक क्रिकेटिंग वेदर है, क्रिकेटिंग सीजन है जिसको हम कह सकते हैं। बहुत अच्छे मौसम के अंदर दिसंबर में कराची का मौसम बहुत खूबसूरत होता है, उसके अंदर ये क्रिकेट हो रही है। और क्रिकेट पाकिस्तान के हक में अच्छी नहीं हुई है क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बावजूद पाकिस्तान की टीम वो नहीं कर सकी और 2 स्पिनर्स पाकिस्तान के अंदर अबरार और नोमान की सूरत में मौजूद थे। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करते हैं तो पहली इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान का स्कोर कार्ड भी कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा, जिसमें कंपैरेटिवली सिर्फ बाबर आजम थे जो कि 78 रन बना पाए थे और सलमान थे जो कि 56 रन बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे थे। बाकी इसके अलावा कोई बैटर या फिर अजहर अली ने 45 रन बनाए थे, कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी कोई भी हमारा बैटर नहीं दिखा पाया था और 304 रन पाकिस्तान की टीम ने बनाए थे। टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग, उनकी भी फर्स्ट इनिंग बहुत इंप्रेसिव नहीं रही, लेकिन हैरी ब्रूक के 111 रन ने कुछ हद तक सहारा दिया जो फोक्स के साथ मिलकर उन्होंने बनाए और इस तरीके से जो इंग्लैंड था वो अपना टोटल स्कोर 354 रन तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। और यहां पे ये भी जिक्र करना बहुत जरूरी है कि इंग्लैंड की जो आधी टीम है वो तकरीबन 180 रन के ऊपर आउट हो गई थी और ऐसा लगता था कि शायद पाकिस्तान 100 रन की लीड ले सकता है, लेकिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान पे लीड ली। टॉकिंग अबाउट द सेकंड इनिंग ऑफ पाकिस्तान, इसमें असद शफीक साहब और शान मसूद साहब वंस अगेन दोनों हमारे ओपनिंग बैट्समैन बहुत अच्छा नहीं कर पाए। बाबर आजम टुक द रिस्पांसिबिलिटी वंस अगेन विद सऊद शकील एंड मेक 54 एंड 53 रिस्पेक्टिवली, लेकिन मजमूई तौर पर 216 रन पर पाकिस्तान की टीम आउट हुई, जिसके जवाब में इस वक्त इंग्लैंड की टीम ने 167 रन चेज किए हैं। नाउ दे आर द विनर ऑफ द सीरीज। जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है जिसको हम डिस्कस तो ऑब्वियसली कर रहे हैं काफी दिनों से। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन टेस्ट मैचेस के अंदर अच्छी नहीं रही और मुसलसल तीसरा टेस्ट मैच हम इंग्लैंड से हार गए। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस पे कहने के लिए पाकिस्तानी टीम ने छोड़ा ही क्या, अपना घर, अपना मौसम, अपनी मर्जी की विकेटें और अपनी टीम, पहली बार क्लीन स्वीप हो जाना, इससे बदतरीन दिन पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की तारीख में कब आएगा? यानी कि पाकिस्तान ये तो 3 दिन में कल ही खत्म हो जाना था जब 20 ओवर बाकी थे और T20 बना दिया था। इंग्लैंड टीम की मेहरबानी है कि उन्होंने चौथे दिन तक इस मैच को जाने दिया। हर शोबे में उन्होंने पाकिस्तानी टीम को आउट क्लास किया है। पहले 2 टेस्ट मैचों में थोड़ा हम ये कहते थे क्योंकि टेस्ट में जाहिर है और पाकिस्तान में पिचेज ऐसी होती हैं कि टॉस एक मेन रोल जरूर प्ले करता है। बाबर आजम दोनों मैचों में टॉस हारे थे, रावलपिंडी में, मुल्तान में। लगता था टापेंगे, पहले बैटिंग करेंगे, पहली इनिंग्स में लीड लेंगे और वो बर्तरी जो है काम आएगी दूसरी इनिंग्स में। लेकिन कराची टेस्ट में देखें बाबर आजम ने पहले मैच भी जीता, लेकिन डिफेंसिव अप्रोच जो है पाकिस्तान को ले डूबी है। सबसे ज्यादा यहाँ ना बैटिंग की बात है, ना फील्डिंग की बात है, ना बॉलिंग की बात है, अप्रोच की बात है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ 3 बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रहा है। और ये ठीक है कि पाकिस्तानी पिचेज ऐसी थी, फिटनेस मसाइल का शिकार हुए। शाहीन शाह अफरीदी को हमने खिलाकर अनफिट कर दिया। हारिफ रऊफ को हमने, जो कि रेड बॉल का एक बहुत अच्छा बॉलर है, उसको हमने टेस्ट कैप दे दी। लगता है ये सीरीज में पाकिस्तान का कंपटीशन था कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कैप्स कितनी बांटी जाती हैं। आफरीन है अब हमारे सिलेक्टर पर। अच्छा पर के जाहिद साहब, जहां पे बाकी फैक्टर्स हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट को, इंटरनेशनल टीम्स को वापस लाने में थे, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस थी। हमने बहुत सी टीम्स के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, जिसके बाद इंटरनेशनल टीम्स को लगा कि नाउ वी शुड प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, खासतौर पर लिमिटेड ओवर्स के अंदर। लेकिन हम अगर टेस्ट के अंदर इतनी बुरी परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसका इंपैक्ट इस चीज पे भी आएगा कि अगर कोई बड़ी टीम हमसे खेलने जा रही है तो शायद वो सोचेगी कि हम किस टीम के साथ खेलने जा रहे हैं जो कि इस तरह से कोलैप्स करी अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर? यकीनी तौर पर जब टीम आती है, बड़ी टीमों से बड़ी टीमें ही खेलना चाहती हैं। जाहिर अपने नीचे वाली टीमों से वो दिन
गुजर गया जब हम चाहते थे कि जिम्बाब्वे यहाँ आए, पाकिस्तान के साथ खेले और ताकि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो। लेकिन अब मौजूदा सीरीज में देख लें कि पाकिस्तान के फिटनेस मिसाइल का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। शाहीन अफरीदी को हमने ज्यादा खिलाकर बाहर कर दिया, हारिस रऊफ को हमने अनफिट कर दिया, नसीम शाह हमारे अनफिट हो गए। फिर आपने पूरा इन्हिसार किया कि चले स्पिन पिचेस बनाते हैं और स्पिनर्स को लेकर आते हैं, शायद उस बेस पर हम जीत जाएं, उसमें भी हम फ्लॉप हो गए। अगर इंग्लिश बॉलर्स को हम इससे हटकर देखें तो इंग्लिश बॉलर्स ने हमसे कहीं बेहतर बॉलिंग की है। उन्होंने 3 मैचों में 26 विकेटें ली हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स सेकंड मैच में तो चले इब्रार ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई, पाकिस्तान स्पिनर्स ने कोई भी वहां पे गुंजाइश नहीं थी, एक भी विकेट ना मिली और पाकिस्तान ने ओवरऑल 11 विकेटें ली हैं। फिर जिनको टेस्ट कैप्स दी है, वसीम जूनियर देख लें कि T20 का अच्छा प्लेयर है, हमसे बड़ी उम्मीदें हम फ्यूचर में, उनको टेस्ट कैप भी दी है हमने और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है वो सबके सामने। अच्छा, ये जो ऑफेंसिव अप्रोच जाहिद भाई रहती है ना, इस पे हम और आप कई दफा बात कर चुके हैं कि बाबर डिफेंसिव अप्रोच जो रहती है कि डिफेंसिव हो जाते हैं, तो फिर हम बार बार बाबर पे तजर्बा क्यों कर रहे हैं? डू यू थिंक कि कोई और पोटेंशियल कैंडिडेट है कि हम बाबर को एज प्लेयर खेलने दें और कम से कम टेस्ट की कैप्टेंसी किसी और प्लेयर को दे दी जाए? अब तो खैर अजहर अली भी नहीं रहे टीम के अंदर, तो आप क्या कोई तब्दीली देखते हैं या बाबर आजम को ही आप समझते हैं कि अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए बीइंग कैप्टन? देखिए इमरान, जाहिर है हमें स्केपगोट तो चाहिए ना, जब हम शिकस्त में हार जाते हैं कोई ना कोई कप्तान कोई ना कोई वहां पे बनेगा। बाबर आजम के साथ उतना ही जिम्मेदार आपका कोचिंग स्टाफ है, उतना ही जिम्मेदार आपका सिलेक्शन का चेयरमैन है मोहम्मद वसीम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी बातें हम जैसे लोगों को जो सिर्फ कवरेज करते हैं उनको दिखाई देता है कि बात बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की नहीं है, माइंड गेम है। माइंड गेम में जब से ब्रेंडमैन मैकॉलम और बेन स्टोक्स आए हैं, जरा उनकी अप्रोच देखें, वो सब पर भारी पड़ गई है। अब क्योंकि इसके बाद एशिया सीरीज होनी है, यहाँ पे पहले तनकीद हो रही थी कि ये अप्रोच इंग्लिश अप्रोच पाकिस्तान में नहीं चलेगी। अब ऑस्ट्रेलिया में ये बातें हो रही हैं कि इंग्लिश अप्रोच वहां पे नहीं चलेगी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप भी जीत गई उनकी टीम। यहाँ वो हैरी ब्रोस को लाए, हमारे वही काबू नहीं आता। ट्रू, मैं आपके जज्बात भी समझ सकता हूँ, एनालिसिस भी आपका कि बेसिकली फ्लॉ सिर्फ प्लेयर्स में नहीं है, इंडिविजुअली कैप्टेंसी के अंदर, माइंडसेट के अंदर। एब्सोल्युटली राइट। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और कुछ इमरान खान साहब के हवाले से तनकीद भी की जा रही थी। वापस आते हैं शो की जानिब और हमारे साथ खुरम मौजूद है, खुरम से बात करते हैं। खुरम, ट्रैवलिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। ऑब्वियसली ये इमरान ने जिस तरह से सवाल किया था कि ये कोई आसान चीज़ नहीं है, आपको अपनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ दीगर चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। सो हाउ कम यू डू दैट? ऑब्वियसली आप जब तक किसी चीज़ को एक स्केच या प्लान नहीं करते, जब ट्रैवल करते हैं तो उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग होती है कि जी आपने सेफ्टी सबसे पहले चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली पाकिस्तान में सेफ्टी गियर्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये जो हैवी बाइकर्स हैं और स्पेशली जो टूरिस्ट हैं वो सेफ्टी गियर्स के लिए एक प्रॉपर हेलमेट्स जो कि AGV या डिफरेंट जो कंपनीज के जो कि डॉट अप्रूव्ड होते हैं। डॉट अप्रूव्ड मीन्स ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर आप स्किड कर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो आपका जो हेड इंजरी से आप बचते हैं। इसी तरह से आप जो जैकेट्स या जो आप ट्राउजर्स पहनते हैं उनमें सब में इस तरह के सेफ्टी मेजर्स होते हैं कि खुदा न खास्ता किसी भी कोलिजन की सूरत में, बिकॉज ये जो बाइकिंग ट्रैवलर होता है ना, ये ऐसी है कि ही इज द पार्ट ऑफ द मूवी। आप एक गाड़ी में जा रहे हैं ना, बड़ा ट्रैवल किया गाड़ी के अंदर, तो आप समझ रहे हैं ऐसे ही कि मूवी देख रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए, बट व्हेन यू आर ऑन बाइक सो यू आर द पार्ट ऑफ द मूवी। अगर गर्मी है 50 डिग्री सेल्सियस तो यू फील, और अगर आप ठंड में -10 में जैसे मैं कर दूं, रियल टाइम मूवी है ना। हाँ, रियल टाइम। तो दिवसाई प्लेन्स के ऊपर जब आप उन बाइक्स को भगा रहे होते हैं और ठंडी हवा और -10 डिग्री सेल्सियस के अंदर आपने उसको मैनेज करना है, तो ये तमाम गियर्स एंड गैजेट्स जो हैं वो ये क्या रोमांस है बाइक के ऊपर, वो ठंडी हवा वाली, ये रोमांस क्या है? मैंने आज तक नहीं किया, मैं बाइक नहीं चलाता हूँ, लेकिन द बाइकर्स हु हैव टॉक लाइक पीपल लाइक यू, मुझे बड़ी फैंटेसी होती है ये सुनने में। ये क्या रोमांस है? करते दे आर पैशनेट अबाउट। यस, असल में एक तो ये ब्रदरहुड है। आप जब बाइकर्स होते हैं, लाइक अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, 15 बाइकर्स हैं, तो आप एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, आपस में गप्पे भी लगाते हुए जा रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी रिसेंटली वो एक कार्डो डिवाइस होती है जो हेलमेट के साथ लग जाती है और फिर आप कनेक्टिविटी में होते हैं 15 बाइकर्स और 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर, राइट? अभी रिसेंटली ईरान जाते हुए, अभी ईरान एक टूर किया था रिसेंटली ना, तो हम एक सहरा में थे, तो उस सहरा में बाइक खराब हो गया, राइट? सो अब उस डेजर्ट के अंदर आप 50 डिग्री सेल्सियस में बैठे हैं गर्मी में, ठीक है जी, ठीक है। और ब्रदरहुड है ना, एक बंदा बाइक को ठीक कर रहा है। अच्छा, हम एट ए टाइम मैकेनिक भी हैं, एट ए टाइम हम लोग पंचर लगाने वाले भी हैं। हाँ, अगर मोटर बाइक पंचर हो गया तो हमने उसको पंचर भी लगाना है। मुश्किल तरीन लम्हा ट्रैवलिंग के बीच जो आपके आया? हाँ, वो ये था कि मैं रट्टू स्कूल, आपने शायद सुना हो, एक बड़ा जबरदस्त जगह है जहाँ पर स्कीइंग होती है बड़ी जबरदस्त। तो मैं सर्दियों में गया वहाँ पर, तो एक पीक है
रायकोट पीक, जो कि त्रिशिंग वाली साइड से। तो मैं जब उसको चढ़ रहा था ना, तो बाइक मेरा स्किड कर गया, स्किड किया तो बाइक गिर गया, और मेरे इस साइड के ऊपर तकरीबन मेरा ख्याल है और कुछ नहीं तो कोई इतनी खाई थी कि जब देख के ना मुझे आई फील लाइक मैंने यूज वो स्क्रैचेस नहीं मारते जैसे बंदा, उस तरह से मैं रुका और बाइक मेरा उसी तरह टिल्ट हुआ। वो मेरे एक व्लॉग में भी है। अच्छा। तो वो दैट वाज द हॉरिबल सीन एंड हॉरिबल लम्हा। वो मेरे लिए एक ऐसा अजीबोगरीब सा था कि मतलब 15 मिनट तो मैं ना ऐसे ऐसे सांसें लेता रहा। बिलीव कि मैं बच गया। क्या हो गया। बिल्कुल ही। अच्छा, ये तो आपने वर्स्ट बताया, कोई सबसे बेस्ट मोमेंट भी हमारे साथ अच्छा, है? सबसे बेस्ट मोमेंट ये था कि जब व्हेन वी वर इन ईरान, तो ईरान में नौरोज़ चल रहा था, तो उनकी ना तमाम जो यूथ थी वो लोग सेलिब्रेशंस में थे। सो हमने किसी भी जगह पे बाइक रोकी ना जी, तो वो तमाम यंगस्टर्स, बॉयज़, गर्ल्स, ये वो सारे, अच्छा उनके लिए BMW को, वो BMW को BMW कहते हैं, वो का साउंड लेते हैं, वो जर्मन्स की तरह ना। तो उनके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा 250 सीसी बाइक चलता है, उससे ऊपर बाइक होता ही नहीं है। सो ये 1200 सीसी बाइक था। तो जब वो बाइक रुका ना, तो वो मॉन्स्टर ही है ना, जब वो रुका ना, तो उसके बाद उन्होंने कहा ओ या, तो आगे उन्होंने कहा जी एक राइड दिला देना। तो एक खैर एक लड़की को मैंने एक राइड दी ना। सो जब उसके खत्म कह दी नहीं मेरा दिल नहीं भरा, एक राइड का एक चक्कर और लगा। आपने भी राइड लड़की को ही दी, लड़के को चले ये भी ठीक है। जाज़ेद, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा कम था लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह किसी नए एडवेंचर के करने के बाद आपसे जरूर मुलाकात होगी। खुर्रम जाज़ेब हमारे साथ मौजूद थे, ट्रैवलर हैं, व्लॉगर हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। आप भी करना चाहते हैं जरूर कीजिए, लेकिन एहतियात को जरूर मनी से खाते रहिए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं, बिल्कुल हमारे पास कुछ लम्हात बाकी हैं। एक तो भाई ट्विटर के जो CEO ने एलॉन मस्क, वो ट्विटर से ज़्यादा मकबूल वो हो गए। सोशल मीडिया ये जो प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया का सबसे मकबूल प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, इसकी सरबराही छोड़ने के हवाले से कल उन्होंने अवाम से राय तलब कर ली। और खबर ये नहीं है अरमला, खबर ये कि फिर अवाम ने राय दे दी, अवाम ने कहा जान छड्डो। और इस मकसद के लिए उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे 18 दिसंबर को पोल कराया था। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे वोट पाकिस्तानी और इंडियंस ने एलोन मस्क को 57.5 को ट्विटर के CEO का अहदा छोड़ने का कह दिया। और उसके मुकाबले में 42.5% ने कहा कि ट्विटर को सरबराह को बरकरार रखने के हक में वोट दिया। 1,75,00,000 से ज्यादा अफराद ने इस पोल में वोट डाले और उन्होंने पोल कराया, लेकिन इन पे कुछ 17 मिलियन थोड़ी कच्ची हो गई और उन्होंने कहा जी आई विल अबाइड बाय द रिजल्ट्स। या पोल देख सकते हैं, उन्होंने कहा जी शुड आई स्टेप डाउन एज हेड ऑफ ट्विटर, आई विल अबाइड बाय द रिजल्ट। और वो रिजल्ट फिर 57% ने कह दिया। अब मुकरना नहीं है मिस्टर एलोन, आपने You have to stick to your words। अब आपसे $25 लेंगे। $8 पे वैसे इन्होंने ऐलान किया था। ट्विटर में बहुत तब्दीलियां की थी, आधे से ज्यादा स्टाफ निकाल दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत कम स्टाफ के साथ भी ट्विटर चला सकता हूं। और जब लोगों ने कहा था कि जी आज रात ट्विटर बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने रिजाइन किया था, तो इन्होंने उस वक्त के गुजरने के बाद एक ट्वीट की थी कि हे ट्विटर इज स्टिल वर्किंग। ओह नाइस। And he is such a funny person. I mean, he is a funny person but चीजें very निकाल attention seeker, I must say. Somehow, but he owns like billions in the world. सबसे इंटरेस्टिंग खबर, नाज़रीन और हाज़रीन जो अपने प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के पास से लेकर आते हैं और वो बाद में बैठ के घंटा पढ़ते रहते हैं कि उसमें क्या लिखा था डॉक्टर साहब ने, आपने परेशान नहीं होना। गूगल आपकी हेल्प, गूगल आपकी मदद करेगा। ये बात इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी समझ में ना आने वाली भी है। बिल्कुल उसी लिखाई की तरह जो डॉक्टरों की होती है, हमें समझ नहीं आती। ये बात तो खैर सबको मालूम है ना कि जो भी डॉक्टर्स नुस्खे लिखते हैं, उन अल्फाज को समझना आम आदमी के फहम की बात नहीं है। मतलब बिल्कुल आपकी राइटिंग की तरह हसन को ऐसे होता है ना। गूगल ने एक ऐसे फीचर पर अब काम करना शुरू कर दिया है जो कि इस मसले का हल साबित होगा। गूगल की जानिब से AI टेक्नोलॉजी पर मबनी एक ऐसी फीचर पर काम किया जा रहा है जिसके मुताबिक पढ़ने में जो मुश्किल होती है ना, तहरीर की हुई चीजें, उसको पढ़ने में आसानी होगी। इसका ऐलान गूगल ने भारत में सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है और इसके लिए गूगल लेंस में एक नए टूल का इजाफा किया जाएगा जो डॉक्टर्स की तहरीरों को समझेगा। आई मस्ट से गूगल आप बहुत इंटेलिजेंट होने जा रहे हैं। ऐसे लाइन मारेंगे आप पेपर पे तो ये गूगल में इसको ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि ये दवाई का नाम होगा, मुझे नहीं पता क्या नाम है, लेकिन पता लगेगा कोई अजीब दवाई का नाम आप दिखाई जा रही है स्क्रीन पे। खैर जी, शो हमारा खत्म हो गया। पाकिस्तानी टीम के लिए हमें अफसोस है। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।